गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? बढ़िया। लाइक दीजिए बेटा, लाइक दीजिए। चलिए, गुरमुख ने लाइक किया, अंश ने लाइक किया, वरुण हो गया। चलो, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, चलो कंग्रेचुलेशंस, हमारा आज का फिजिक्स मैराथन सेशन चालू होने वाला है। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, एडमिट तो करना ही पड़ेगा उनको इसमें। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो बेटा, स्क्रीन पे क्या देख पा रहे हो बेटा? हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास फिजिक्स मैराथन सेशन चालू होने ही वाला है। चलो देखो बेटा, लेट मी स्टार्ट इट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, क्या होता है स्केलर्स, क्या होता है वेक्टर्स, आइए समझते हैं ध्यान से। ठीक है, तो आप लोग अपने माइक जो है वो बंद ही रखिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में इनपुट कर देना। किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, यस सर, अनिकेत, प्रीत, ओके गुड। अब स्टूडेंट्स, हम चालू करते हैं स्केलर और वेक्टर्स। स्केलर क्या होता है ये समझते हैं ध्यान से। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स, बेटा स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच नीड ओनली अ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मास और टेम्परेचर, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। सपोज आपको मास मेजर करना है, जैसे मेरे पास अभी ये जूस का गिलास है। ओके, तो इस जूस के गिलास में कितना जूस है आप मेजर कर सकते हो ना लीटर में, यस और नो, कि इतना मास है इसमें। तो इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है कि आप ये बोलोगे जूस का गिलास नॉर्थ डायरेक्शन में इतना है, ऐसा कुछ थोड़ी बोलता है, डायरेक्शन थोड़ी ना ऐड करते हैं। तो इसमें सिर्फ मास आता है। तो मास आता है मतलब क्या होता है बेटा, कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर होता है। तो आपको पता है थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसमें डायरेक्शन की कोई टेंशन अपने को नहीं लेनी है, उसको हम बोलेंगे क्या, वो स्केलर क्वांटिटी है। जिसमें डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं, उसको हम बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। सबको समझ में आया? स्केलर स्केलर समझ में आया सबको? यस और नो बेटा, स्केलर समझ में आया? वेरी गुड। गुरमुख, वरुण, प्रीत, पुलकित, वेरी गुड। तो स्केलर में कोई टेंशन नहीं है। आप कुछ भी खा रहे हो, आप कुछ भी पी रहे हो, इन सब का तो सिर्फ मेजरमेंट कैसे होता है, अपने सिर्फ नंबर और यूनिट लेते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूं, डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। वेरी गुड ओके। प्रीत, प्रीत ने बहुत सारे लाइक दिए, थैंक यू सो मच। अब हम अनिकेत ने भी दिया, अनिकेत ने भी दिया। अब हम देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे बेटा, वेक्टर्स क्या होता है। आइए वेक्टर्स को समझते हैं, आइए वेक्टर्स को समझते हैं। देखो बेटा, वेक्टर्स क्या होता है। अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड। ओहो, क्लास में बच्चे लेट आ रहे हैं, ये तो नेगेटिविटी होगी बहुत ज्यादा, इट्स सुपर नेगेटिविटी। अब देखो ध्यान से, वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल। इट फॉलोज रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बच्चा, मैंने आपको रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बताया हुआ है, यस और नो, है ना? तो सबसे पहले वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करता है। वो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करता है। आइए समझते हैं इसको ध्यान से, रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे फॉलो करता है। इसके लिए मैं एक स्लाइड लगा देता हूँ यहाँ पे। एक और स्लाइड हम पेस्ट कर देते हैं बेटा। ये वाली स्लाइड पेस्ट करूँ तो यही आ जाएगा वापस, इसका मतलब मुझे दूसरी स्लाइड पेस्ट करनी पड़ेगी। चलो हम स्कूल स्कूल में जैसे पेजेस थे वैसे वाली स्लाइड्स पे पढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए। तो हाँ जी, इसमें क्या बोल रहा था, इसमें ये बोल रहा था हमको कि भाई वेक्टर्स क्या होता है। वेक्टर्स होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और वो फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। आओ समझते हैं इसको, वेक्टर एडिशन कैसे फॉलो करेगा। देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये मैंने ब्लॉक रख दिया। ओके, ये ब्लॉक का मास है m, और यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये मैंने फोर्स लगा दिया, फोर्स सपोज लगा दी मैंने F फोर्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, ये तो हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था। अगर मैं एक फोर्स लगाऊंगा इस मास पे, ये मास किस में होगा, कुछ केजी में। मैं जानता हूं ये मास एक स्केलर क्वांटिटी है। वी नो दिस थिंग दैट द मास इज व्हाट, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और मुझे पता है फोर्स क्या है। फोर्स अभी हम जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? देखो बेटा, जब मैं इस मास पे फोर्स लगाऊंगा, ये मास यहां पर मूव करेगा किसी एक्सेलरेशन से। और फॉर्मूला मैं जानता हूं कि मुझे पता है फोर्स होता है मेरे पास मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मेरा हो गया फोर्स बाय मास। तो एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर होता है। पर एक और कंडीशन है, क्या, कि उसे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना है। कैसे, आइए समझते हैं ध्यान से। बेटा सपोज करंट की बात लेते हैं, करंट। अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। सपोज ये वायर है मेरे पास, इसमें चल रहा है 1 एम्पियर करंट, और ये दूसरी वायर है, इसमें चल रहा है 1 एम्पियर करंट। अगर एक पॉइंट, एक जंक्शन, इसको जहां पे दो वायर्स मिलती हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। अगर इस पॉइंट से मैं एक और वायर निकालूं यहाँ पे, तो बेटा अगर मैं देखूंगा 1 एम्पायर यहाँ से 1 एम्पायर यहाँ से, तो दोनों मिलके कितना बना देगा,
2 एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 एम्पायर करंट। अब देखो बेटा, ऐसे तो नहीं होता है। अगर आप वेक्टर्स की बात करेंगे, वेक्टर्स की दुनिया में जाओगे, तो अगर यहाँ से एक फोर्स लग रही है किसी ब्लॉक पे 1 न्यूटन, और यहाँ से एक फोर्स लग रही है किसी ब्लॉक पे 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इधर से आया, 1 न्यूटन इधर से आया, तो नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स तो जीरो होनी चाहिए थी। वेक्टर्स तो ये हमें सिखाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 एम्पायर यहाँ से आया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, 1 एम्पायर यहाँ से आया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो दोनों करंट मिलके 2 एम्पायर हो गए। तो दिस डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसलिए हम कहते हैं कि करंट हमारे पास वेक्टर में नहीं कैटेगराइज होता। कई बुक्स में सिर्फ स्केलर में डीलिंग की है। अब हैवी, जब आप कुछ लाइक फॉरेन राइटर की बुक्स पढ़ोगे या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे, कई जगह हमें ये बताया गया है कि ये टेंसर क्वांटिटी है, इसको हम डीलिंग करते हैं टेंसर्स में, टेंसर्स में। ठीक है, तो खैर हमने क्या सीखा? वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वो नहीं होते जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेक्टर्स वो होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी हो। वेक्टर्स वो होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों चाहिए। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन प्लस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो होना चाहिए। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, चलो इन्हें भी अलाउ करते हैं। एडमिट ऑल। तो हम ये कहेंगे वेक्टर्स वो होते हैं तीन चीजें। वेक्टर कौन से होते हैं? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे। अगर प्लस प्लस ऐसे आ रहा है तो नेट जीरो होना चाहिए, ये नहीं कि टू हो गया वैल्यू उसका। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है कम्यूटेटिव लो। इसका मतलब है अगर ए के साथ बी को ऐड किया तो ये इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाता है। ठीक है, वेक्टर्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल फैक्टर है, इसमें कुछ सोचने की इतना जरूरत नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए वेक्टर्स के हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। हाँ जी, वेक्टर सभी को समझ में आया? जल्दी से बताइए, वेक्टर्स बताइए। लाइक करो, लाइक करो, क्लैपिंग करता हूं मैं आपके लिए, क्लैपिंग क्लैपिंग। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेक्टर समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अब, वेरी गुड महेंद्र, बरजिंदर, भुवेश, करण है शायद ये, भुवनेश, सभी ने दे दिया आंसर। महेंद्र ने हैंड रेज किया बेटा। महेंद्र, एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब स्केलर वेक्टर तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की कैटेगरी। सबसे पहले आता है यूनिट वेक्टर। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है आइए समझते हैं ध्यान से। देखो बेटा, अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट। ठीक है, तो हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने? हमने ये सीखा था कि एक वेक्टर जो होता है, ओहो ये तो इंक बहुत लाइट हो गया, उसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। हमने सीखा था एक वेक्टर जो होता है उसके पास होता है मैग्नीट्यूड और उसके पास क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक है, तो एक वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना हो जाए? ये हो जाए हमारे पास 1 यूनिट। अगर ये मैग्नीट्यूड हो जाए 1 यूनिट तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ये वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। और हम जानते हैं कि अगर मुझे उसकी डायरेक्शन ढूंढनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की क्या होती है? मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। और उसका हम ये बोलेंगे कि उसकी कुछ इसमें लिखा है कि यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई मतलब हम ये मान सकते हैं कि भाई आप ये नहीं बोलोगे कि मतलब 1 है तो मतलब 1 मैग्नीट्यूड मान सकते हैं उसका, है ना, इन जनरल सिंपल। और इसमें बोला है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो इसने नो यूनिट इसलिए बोला है इसमें क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, सपोज कोई वेक्टर हो मेरे पास, मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए वेक्टर। ये सपोज मेरे पास है कितना? 2 आई कैप। एक तो ये हो गया, और एक मैं बोलूं कि 1 आई कैप। तो आई कैप इन जनरल सिर्फ डायरेक्शंस को शो करता है। आई कैप क्या होता है? एक्स डायरेक्शन। जे कैप क्या होता है? वाई डायरेक्शन। के कैप क्या होता है? जेड डायरेक्शन। सबको समझ में आया यूनिट वेक्टर? यस और नो? अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आया यूनिट वेक्टर। सिंपल फंडा, कोई टेंशन नहीं। समझ आ गया सबको? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा वेक्टर? लाइक वेक्टर। आइए लाइक वेक्टर समझते हैं। देखो बेटा, आप डिस्टर्बेंस करोगे, साउंड करोगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, एडमिट नहीं करूंगा, फिर ऐसे नेगेटिविटी हो जाती है। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर लाइक वेक्टर्स देखेंगे हम ध्यान से। लाइक वेक्टर क्या होता है? ये कौन है बीच में डिस्टरबेंस कर रहा है? कौन सा बच्चा है ये? लेट मी चेक। एक सेकंड बेटा, मैं इनको थोड़ा रिलैक्स करूं। एडजस्ट करते हैं व्यू। वरुण राज बेटा, अपना माइक ऑफ रखें। वरुण, वरुण माइक ऑफ करें अपना। वेरी गुड, गुड बॉय। चलिए, माइक तो ऑफ ही रखना चाहिए, आपको बोला भी था मैंने।
वरुण है, ओके, मैंने बोल दिया वरुण को, दैट्स फाइन। तो अब हम चलते हैं वापस, एडजस्ट करते हैं व्यू को, स्पॉटलाइट में लेके आते हैं और अब वापस से शुरू करते हैं। लाइक वेक्टर समझते हैं स्टूडेंट्स, लाइक वेक्टर क्या होता है। देखो बेटा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक और पैरेलल वेक्टर्स इफ द डायरेक्शंस आर सेम। सबसे पहली बात ये कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ओके। Also, parallel vectors can be represented as multiples of each other. If A and B are two parallel vectors, then B can be represented in the form of multiples of A. आइए इसको समझते हैं ध्यान से, ओके। तो एक शीट लगा लेते हैं हम, स्कूल वाली शीट। ये लगा ली मैंने स्कूल वाली शीट। आइए बेटा इस पे समझते हैं ध्यान से। तो बेटा सपोज आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, चलो मैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ये इसको मैं बोल देता हूँ 2 न्यूटन। तो अगर आप इसका वेक्टर फॉर्मूला लिखोगे या इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मैं लिखूंगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक और गेस्ट आए हमारे पास, कौन है ये वापस? नहीं बेटा, रैंडम नाम को तो मैं नहीं अलाउ अलाउ करूंगा। फोर्स वेक्टर जो मेरे पास होता है बेटा, इसको मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा मैं, फोर्स वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मुझे बताएगा इसकी डायरेक्शन क्या है? आपको दिख रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? व्हाट्सएप चैट करो, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, इसी पे चैट करो बेटा, चैट बॉक्स में करो, चैट बॉक्स में भेजो मुझे। क्या लग रहा है कौन सी डायरेक्शन? चलो एडमिट कर देते हैं इन्हें भी, जो भी हैं ये। हाँ जी, कौन सी डायरेक्शन लग रही है आपको? ईस्ट डायरेक्शन। अनमोल ने बोला ईस्ट, अंश ने बोला आई कैप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा सही आंसर बोले आपने। तो हम यहाँ बोलेंगे इसकी डायरेक्शन हो गया बेटा, हो गया ईस्ट डायरेक्शन, हो गया स्टूडेंट्स। इन जनरल में बोलूंगा ये पॉजिटिव, इन जनरल में बोलूंगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, ओके। इन जनरल में बोलूंगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, यानी मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? 2 i कैप। क्या बोल सकता हूँ? 2 i कैप, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक और फोर्स लग रही है, सपोज मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ एक फोर्स को, यहाँ से बना दे, चलो ब्राउन ले लेते हैं। एक और फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि बेटा ये फोर्स जो है ये सपोज है हमारे पास, बेटा इस वेट आई कैन से इज लाइक 10। और तो मैं इसके लिए मैं वेक्टर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? एफ डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? इसके लिए लिखूंगा 10 i कैप। अब मैं लिख सकता हूँ एफ डैश को, क्या लिख सकता हूँ? सिंपल सिंपल क्या लिख सकते हैं बेटा? मैं इसको लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ऑफ फोर्स वेक्टर। तो पहले वाला एफ वेक्टर था, इसके 5 टाइम्स लिख दिया ना, यही बोला है इसमें, ठीक है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो मैं क्या करता? इसका डायरेक्शन क्या कर देता? नेगेटिव, ओके। तो इस सिंपल डिस्क्रिप्शन है बेटा, एकदम बेसिक से हमने पढ़ लिया, इसको कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो ये सबको समझ में आया बेटा क्या लिखा है कि अगर एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं? इजी है बेटा, यस और नो? सबको समझ में आया होगा, यस और नो? वेरी नाइस। अगर कोई इशू है आपको तो क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत बढ़िया बेटा, आपको सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम आगे। तो हमने ये सीख लिया अच्छे से, क्या सीख लिया है? कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत आसान है ये। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे प्रोसीड करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। लाइक वेक्टर्स भी हमने पढ़ लिया है। इस इंक को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि इससे विजिबिलिटी सही होती है एकदम। पैरेलल वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स बहुत ही आसान है, ये तो मतलब एक ऐसी बात है कि यूं ही कॉन्सेप्ट बना दिया ये, कि सपोज आपके पास एक वेक्टर है, कितना है, जो कुछ भी हो सकता है, ये फोर्स वेक्टर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है, और क्या क्या वेक्टर हो सकता है, ये सपोज वेलोसिटी वेक्टर भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं 2, तो ये इस डायरेक्शन में, तो ये बोल दूंगा क्या है? ये 2 i कैप। अब एक ऐसे बोला है इसमें कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अरे मतलब कि इसी की कॉपी यहीं पे एक और बना दो 2। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम और उसका डायरेक्शन भी सेम, उसको बोलते हैं हम इक्वल वेक्टर्स, बहुत आसान। चलिए स्टूडेंट्स, आगे ए एंड बी इक्वल होंगे अगर इनका, अगर ये दोनों वेक्टर्स ही सेम होंगे, बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट बना दिया। एक्चुअली कॉन्सेप्ट पता है किस लिए बना है? कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास ऐसे दे देते हैं xi कैप 2j कैप, और फिर साथ में दे देते हैं कि हमारे पास एक और वेक्टर है जो दे रखा है, सपोज सपोज 3 i कैप और लाइक 2j कैप। आपको बोलेगा कंपेयर करके बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो साफ साफ पता है एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर। हम कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना भाई, 100%। अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं तो एक्स कितना आ गया हमारे पास? सिंपल फंडा, सिंपल बोलेंगे एक्स कितना है बेटा? 3 है। यस और नो स्टूडेंट्स? लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है सारा? इक्वल वेक्टर समझ में आ गया, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। चलो, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास आता है एक और वेक्टर जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर ये क्या होता है बेटा? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। If A and B are opposite vectors, then B is equals to minus A plus B equals to 0। बेटा बहुत आसान, ये तो मैं आपको बता ही देता हूँ, सिंपल ही बता देता हूँ बेटा। क्या होता है आइए समझते हैं। सपोज आपके पास एक वेक्टर है यहाँ पर, इसको मैं बोल देता हूँ। सपोज जो भी वेक्टर होगा फोर्स का न्यूटन में, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट का मीटर में, जो भी होगा, मैं यूनिट नहीं लिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज इसको मैं बोल देता हूँ सपोज 7 i कैप, ठीक है। और दूसरे वेक्टर में बोल देता हूँ सपोज ये है मेरे पास ऐसे, और इसको मैं इस डायरेक्शन में बना रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अपोजिट में, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 7 ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? माइनस है आई कैप। आई कैप क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। माइनस आई कैप क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये तो इधर है और वो उधर है, ये इधर वो उधर, ठीक है बेटे। तो हम बोलेंगे ये कैसा वेक्टर है? नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। कैसा वेक्टर है? नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। तो आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं इसको बोलूंगा बी वेक्टर, तो ये है अगर ए वेक्टर, तो साफ साफ पता लग रहा है बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ही ए का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन ए की बी से एंटी है, अपोजिट है। तो इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू माइनस ए। और अगर इस a को मैं यहां लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा b प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स मैं फिर आपको कह रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। चैनल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। चैनल है, आप यूट्यूब पे जाओगे और सर्च करोगे क्या? सबको पता है क्या सर्च करोगे? किसी को पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में भेजो, चैट बॉक्स में भेजो। गुरु फिजिक्स यूट्यूब पे जाके ऐसे सर्च करना है NITK। वहां पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा बेटा, लिंक भी मिल जाएगा। और यस वेरी गुड गुरमन, वेरी गुड वेरी गुड। यस ये वाला नहीं है अनिकेत, मैंने बदल लिया है, ये है अब जो लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है वो है। तो स्टूडेंट्स वहां पे जाओगे, आपको इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें आप सभी होंगे स्टूडेंट्स। और साथ में साथ आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाना, और ये जो सारी पीडीएफ है, जो भी हमारे पास जितने भी देर हम पढ़ेंगे, ये जो सारी पीडीएफ है वो पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। चलो सभी को नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर समझ में आया? यस और नो, यस और नो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए। वेरी गुड। ओजस्वी, अनिकेत, हरकीत, प्राची, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आप सभी आज पढ़ रहे हैं। संडे 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 हो या मंडे, रोज करो पढ़ाई। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बनानी वैसे ये जोक। चलो बेटा अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स, ये क्या होता है ये समझते हैं। अनिकेत वर्मा हंस रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स ये थोड़ा समझने वाला है, आइए समझते हैं ध्यान से। When a vector A is multiplied by a real number n, the quantity obtained is the vector Na whose magnitude is n times of original vector। ठीक है, तो बेटा आओ इसको समझते हैं। और आगे लिखा है its direction might be same or opposite that of original vector depending upon the n बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा बहुत आसान बात है, कुछ नहीं है, सिंपल फंडा है, मैं सीधा बोलूंगा बेटा, क्लियर है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक वेक्टर ऐसे, इसको मैं लिख देता हूँ, ये वेक्टर है मेरे पास। कोई मैग्नीट्यूड बोलना चाहेगा इसका? चलो कोई बात नहीं, मत बोलो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड बोल देता हूँ मैं 10। ठीक है, आपको जब भी कुछ भेजना हो इन्फॉर्मेशन आप चैट बॉक्स में भेजोगे, मैं वहां से देख के पता लगा लूंगा अगर कुछ क्वेरी है किसी को। तो ये आपके पास 10 वेक्टर मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन कौन सा है? जो मर्जी वेक्टर का नाम दे दो इसको। इसको बोल देता हूँ मैं पी वेक्टर, पी वेक्टर बोल दिया। तो वेक्टर को कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। फाइन, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन हो गया बेटा p इज इक्वल टू 10 एक्स कैप। सर एक्स कैप तो पुरानी बातें हैं, नई बातें करो, तो नई बातें होंगी बेटा 10 आई कैप। क्लियर है सभी को? ये हो गया कितना, इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये हो गया मेरे पास 10 आई कैप। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके चलो अब देखो ध्यान से, इसमें बोला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। अगर मैं किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से क्या करूं? मल्टीप्लाई, किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई। तो सपोज मैं इस पी वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, तो 3p वेक्टर, अगर मैं 3p वेक्टर बनाऊंगा तो क्या आएगा? 3 इंटू ये 10 आई कैप। तो बेटा डायरेक्शन में तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो कंट्रीब्यूशन जाएगा कहां पे? कंट्रीब्यूशन जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो मैं कहूंगा ये जो 10 आई कैप है ये और लेंथ इसका बढ़ता चला जाएगा, कहां तक? कितना? 30 तक। अगर मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। इसे ही कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। सबको समझ में आया? लाइक स्टूडेंट्स, लाइक, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है। अच्छा सर, व्हाट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 0? अच्छा भुवनेश ने क्वेश्चन किया है मेरे से। भुवनेश पूछ रहे हैं कि क्या हो जाएगा अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड
जीरो हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उस बारे में, आइए बताता हूं आपको। देखो सिंपल से बता, उसको बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है? अभी तो नहीं है हमारे पास, चलो वेरी गुड। तो फिजिक्स मैराथन की सीरीज में आपको सारा डाटा मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े होंगे, और अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आपके एंड में डाउट्स भी लूंगा। चलो बचा, अब देखते हैं फिजिक्स मैराथन की सीरीज में जो पूछा गया क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा। व्हाट द स्टूडेंट इज आस्किंग, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो बेटा, अब हमारे पास ये आ गया है कि इफ n इज पॉजिटिव नंबर, एन ए वेक्टर हैज द सेम डायरेक्शन। सिंपल सी बात, जो मैंने अभी आपको बताया बताया ना 30 वाला सिंपल, ओके। जो अभी तो मैंने आपको बताया है वो सारा इन्फॉर्मेशन। तो मैं बोलूंगा अगर मेरे पास एन नंबर पॉजिटिव होगा, तो देखो सपोज ये पेंसिल है, ये पेंसिल क्या है, ये कुछ वेक्टर है। अगर मैं इसके साथ रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक नंबर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? अगर नंबर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर तो कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसके साथ मैं अगर रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा पॉजिटिव वाला, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो रियल नंबर नेगेटिव हुआ तो इसकी लेंथ बढ़ेगी तो सही, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होना है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव, ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा था, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, चलो जी हमारा ये भी कंप्लीट है, ये भी मैंने बता दिया है। अब ये पूछा है कि अगर एन जीरो, ओहो कोई स्टूडेंट मेरे पास आया था वो चला गया, कोई बच्चा आया था बेटा, निराश हो गया तो नहीं चला गया, मैंने एडमिट नहीं किया उसको, कोई बात नहीं। चलो बेटा देखो ध्यान से, अगर हमारे पास एन जीरो है, एन जीरो है मतलब क्या कि रियल नंबर जिसको मल्टीप्लाई करो वेक्टर के साथ वही जीरो है। तो जैसे ही मैं एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, अरे जैसे मैं एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे ही मैं एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, किसी वेक्टर से, तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई हो, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? मैग्नीट्यूड के साथ। तो बेटा यहाँ पे जीरो आने के बाद ये तो खत्म, ये तो वेक्टर ही, इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाता है। तो हम ये बोलते हैं, एक वेक्टर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर कहलाता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, हम बोलते हैं इसकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन है। उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड ही नहीं कर सकते। कई जगह तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन आती है कि इसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी है, आप बोलोगे यहाँ तो यहाँ नहीं, मैं कहूंगा यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। समझ में आया स्टूडेंट? किसने पूछा था मेरे से क्वेश्चन? ये मेरे से पूछा था ये भुवनेश ने। भुवनेश बेटा समझ में आया, यस और नो? यस और नो? स्टूडेंट सभी को समझ में आया? लाइक करें बेटा, लाइक करें, क्लैपिंग करता हूं मैं आपके लिए। चलो, मैंने अपनी स्किन टोन भी चेंज कर ली, देखो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। तो हमने वेक्टर्स क्या होते हैं वो तो सीख लिया हम, थैंक यू स्टूडेंट्स, हो गया, लाइक हो गया, थैंक यू सो मच। हमने वेक्टर्स क्या होते हैं वो तो सीख लिया, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं ये भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, आइए समझते हैं ध्यान से। तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करा देता हूँ यहाँ पे। चलो आ जाओ स्कूल वाली शीट पे, स्कूल वाली शीट हमारी ये रहा हमारा रजिस्टर स्कूल वाला स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं ध्यान से। देखो बेटा, सपोज मेरे पास, ओहो ये तो ज्यादा बड़ा हो गया लेंथ। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पर ए वेक्टर, ओके, और एक वेक्टर है मेरे पास सपोज यहाँ पे, ऐसा वेक्टर है, इसको बोल देता हूं मैं बी वेक्टर। फाइन, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में सपोज एंगल मेरे पास आ रहा है थीटा एंगल, ओके। तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का सम करना है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम उस डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, मुझे तो सीधा फॉर्मूला बताना है आपको। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इस याद रखना ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है, ओके। तो अगर हमसे पूछेंगे कि बताइए भाई, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आया, आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो जरा बता दो। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बताऊंगा बेटा, तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड? बहुत आसान है, कितना आ जाएगा, ये मैंने नेट किया बेटा, कितना, ओहो ये तो अजीब सा हो गया। ये इसका नेट करते हैं बेटा, कितना आएगा? एक के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इंटू 2ab, दोनों ए और बी वेक्टर्स के बीच के एंगल का कोस, तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा। ये आ गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। बेटा सभी को याद है, यस और नो? यस और नो, सभी को याद है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करते हैं। चलो, तो ये तो हमें आ गया। अगर मुझसे पूछेगा कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, फिर बोल रहा हूं, रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो ए वेक्टर से जो अल्फा एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है स्टूडेंट्स। तो मैं बोलूंगा टेन अल्फा मेरे पास आ जाएगा बेटा, कितना? सिंपल सी बात है, हम बोलेंगे कितना, बोलेंगे बेटा, बताएगा कोई मुझे, कितना बोलेंगे? हम बोलेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा,
ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, सिंपल याद रखना। इसमें अल्फा तो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर जो बना रहा है ए वेक्टर से, और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, और आर क्या मिलेगा आपको, आर वो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का जो आया है ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने पर। सबको समझ आया अच्छे से? तो हम यहाँ से शीट पे वापस जाते हैं, हमारी फिजिक्स मैराथन शीट पे वापस जाते हैं। तो जब मैं फिजिक्स मैराथन शीट पे वापस जाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, मोर वेक्टर्स भी हो सकता है बेटा, is produce the same effect by is this that it produces the same effect as produced by all the vectors taken together। तो फॉर्मूला जो लिखा था वहां पे ये लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो इसने यहाँ पे बीटा ले लिया, मैंने आपको अल्फा से बताया था। अब ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो सब एक ही बात है बेटा, आपको पता ही है वो सब चीजें। ट्राइंगल लो में क्या था, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। तो बेटा एक वेक्टर सपोज आपके पास ऐसे है, दिस इज योर ए वेक्टर, यहां से इसके हेड से मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ये इसके हेड से चालू किया, ये बी वेक्टर, तो इसके हेड से मैंने दूसरा वेक्टर चालू किया, तो तीसरा वेक्टर जो सम होगा इसका वो क्या आएगा, पहले की टेल से और दूसरे वाले के हेड पे कोइंसाइड करेगा। तो ये सी वेक्टर हो जाएगा। सी वेक्टर कितना हो गया बेटा, ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर कितना हो गया, ये हो गया ए प्लस बी वेक्टर। और पैरेललोग्राम तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम तो यहाँ पे दिख ही रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। अब आगे बढ़े यस और नो, एडिशन ऑफ वेक्टर तो समझ में आ गया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, वाजी वाह वाजी वाह। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जो कि मैंने स्पेशली रेडी किए हैं। कुछ केसेस क्या हैं, केसेस बेटा आइए समझते हैं। अगर देखो ये जो आपका फॉर्मूला है, चलो सर स्कूल की शीट पे चलते हैं, मजा आएगा, स्कूल वाली बातें पुरानी यादें आ जाएंगी आपको बेटा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, रिजल्टेंट वेक्टर क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी, यस बेटा क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखो बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने ढूंढा था वो कितना आया था, वो आया था हमारे पास क्या बेटा, देखो ध्यान से, ओहो ये बार बार ऐसे क्यों हो जाता है। ये आया था, फॉर्मूला कितना था, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। अब अगर मुझे सपोज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ढूंढनी है, देखो बेटा अगर मैं थीटा को 0 पुट करता हूँ, 0 डिग्री, तो मुझे पता है कॉस 0 कितना आने वाला है। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, कॉस 0 कितना आएगा, कॉस 0, अरे बताओ। तो अब आपसे पहले तो मैंने लिख दिया, फिर बेटा कॉस 1 आ गया, कितना आ गया, कॉस 0 डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हाँ जी, गुरमन ने बताया, अरविंदर ने बताया, वेरी गुड, 1, वेरी गुड, अनिकेत ने भी बोल दिया, नाइस नाइस। तो मैंने बोल दिया cos 0 कितना आ गया, 1। अब मैं इसमें पुट करूंगा, जैसे मैं cos 0 1 पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, अरे cos 0 जैसे 1 पुट किया, क्या आया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यहाँ पे आ गया 2ab। cos 0 1 का मतलब कितना हो गया बेटा, cos 0 1 तो 1 होता है, तो ये कितना आ गया, ये तो, अरे भाई ये तो फॉर्मूला आ गया जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था मैथ्स में, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab। इसका मतलब कितना हुआ बेटा, ये क्या हुआ, हम बोलेंगे a प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और अगर ऊपर स्क्वायर रूट लिखा है तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ, यानी दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल हुए, पैरेलल 0 डिग्री वेक्टर, 0 डिग्री अगर एंगल हुआ, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हुए, तो हम बोलेंगे उन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी। रिजल्टेंट कितना आएगा, a प्लस बी। तो एक केस तो हमने यहां पर सॉल्व कर ही लिया है, डराइव कर ही लिया है। दूसरा केस, अब आप सोच सकते हो cos थीटा की वैल्यू और क्या आ सकती है, सिंपल सी बात, cos थीटा की वैल्यू ये भी तो आ सकती है, सर ये क्या बनाया, cos थीटा की वैल्यू आ सकती है -1 भी। कौन से एंगल पे -1 आएगी, सभी को पता है कौन से एंगल पे आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री पे। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे cos थीटा क्या आ जाएगा, -1। तो जैसे मैं इसमें पुट करता हूँ -1, मैं अब डायरेक्टली लिखूंगा आंसर, ठीक है। तो जैसे मैं पुट करता हूँ ना, तो फॉर्मूले में क्या हो जाता है, ए, अरे अब तो सही बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर मैं पुट करूंगा -1 क्योंकि थीटा 180 डिग्री है, तो -1 आएगा, तो यहाँ पे ना -1 की जगह -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2ab, क्योंकि -2 आगे चला जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे मुझे बता, अरे ये भी एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी। बेटा ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो हमने दोनों केसेस देख लिए हैं, और यहाँ पे देखो जो हमने केसेस लिखे थे वही के वही हैं। तो जब थीटा 0 होता है, रिजल्टेंट कितना आता है, आर, यहाँ पे सी से डिनोट किया है, a प्लस बी। जब थीटा 180 होता है तो रिजल्टेंट कितना आता है, a माइनस बी। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे एक और है कि अगर ये आपको थोड़ा सा याद करने के लिए अच्छा रहेगा, अगर आप याद करेंगे, अगर आपके पास बीच में जो एंगल होता है ना, उसको मैं रिजल्टेंट का एंगल बोल दूं θ/2, तो और ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो आपके पास ये आंसर आएगा। आओ बच्चों इसको भी डराइव करते हैं। तो मुझे चाहिए कि मेरे पास जो एंगल बनेगा बीटा, बीटा एंगल मतलब कौन सा एंगल, लेट मी चेक, एंगल बिटवीन ए एंड बी, नहीं एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वो, ठीक है।
तो ये ऐसा हो जाएगा। चलो बेटा इसको डराइव करते हैं लास्ट केस को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट केस हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, लेट्स चेक केयरफुली। आपको पता है कि टेन अल्फा क्या था? अल्फा था एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो टेन अल्फा जो आपके पास आएगा, कितना आएगा बेटा? टेन अल्फा देखते हैं हम, टेन अल्फा कितना आएगा? टेन अल्फा आपके पास आएगा, क्या आएगा बेटा? क्या आएगा टेन अल्फा? वो कितना था? बी साइन थीटा अपॉन क्या था? ए प्लस बी कॉस थीटा। यही बताया था आपको। अब ये बोल रहा है कि इस अल्फा को थीटा बाय टू ले लो आप। चलो भाई, अल्फा को थीटा बाय टू ले लिया मैंने। तो जैसे मैं अल्फा को थीटा बाय टू ले लेता हूं यहां पर, और ए और बी को कह रहा है सेम ले लो, तो इसने कंडीशंस क्या लगाई है? आपका जो एंगल है, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर अल्फा, उसको ये कह रहा है कि ले लो आप थीटा बाय टू। और आपको बोल रहा है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का क्या ले लो? ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम ले लो। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लेट मी चेक। जब हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से बेटा, तो मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। तो इसको मैंने ए मान लिया, ये तो हो गया ए साइन थीटा, और यहाँ पे ये हो गया ए प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से ए सारा कॉमन लूंगा तो ये तो ऊपर वाला तो चला जाएगा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया अपने पास, यहाँ से ए ए ए कॉमन लेके सब कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा टेन थीटा बाय टू। ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा बाय टू। कौन आया भाई, कौन आया? वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट्स ने फिर ज्वाइन कर लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? टू साइन थीटा बाय टू। और क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बाय टू। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोस जो कॉस थीटा प्लस वन होता है ना बेटा, इसको आप क्या बोल सकते हैं? कॉस टू थीटा क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो उधर जाएगा तो इसको बोल सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए बेटा, बेसिक मैथ्स में बताए भी थे आपको। यहाँ काम आ रहे हैं ना, देखो बेसिक तो फिजिक्स में सब कनेक्टेड होता है एकदम। तो अब यहाँ पे हम जल्दी से देखते हैं इसका डिडक्शन फाइनली। तो मैं बोलूंगा ये आया टेन थीटा बाय टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं बेटा टू साइन थीटा बाय टू मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बाय टू। तो यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू। एक सेकेंड, कॉस थीटा बाय टू, ये थीटा बाय टू था, लेट मी चेक इट केयरफुली। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, इसको मुझे जूम करना पड़ेगा फुल स्क्रीन। हाँ जी, ये साइन थीटा बाय टू था। वापस लिख देता हूँ एक बार, ये था साइन थीटा बाय टू, और ये है हमारे पास कॉस थीटा बाय टू। नीचे आ गया आपके पास टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है। तो बेटा क्या होगा? ये कट, यहाँ से cos थीटा बाय टू निकलेगा एक, वो ये वाला कट, ये इसको पूरा कट कर देगा। तो फाइनली अगर हम आंसर्स की बात करें तो ये तो cos इधर से कट हो गया, ये इधर से कट हो गया, और हमारे पास क्या था? टू था यहाँ पर। तो ये तो सारा इसके साथ मैच कर, तो फाइनली हमारे पास जो डिडक्शंस आते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि सी का जो मैग्नीट्यूड की बात की थी, अच्छा ये तो मैच कर रहा है। तो सी का जो मैग्नीट्यूड की बात की थी आपने, वो कितना आएगा आपके पास? टू ए कॉस सी थीटा बाय टू। रिजल्टेंट सी का ढूंढना है। चलो रिजल्टेंट की भी बात कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा स्पेस बचा है ऊपर बेटा, स्टूडेंट्स थोड़ा स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखूंगा मैं रिजल्टेंट कितना है आपके पास, ये आ गया। ऐसे करेंगे, ए भी सेम है, ए ये बी सेम है, टू ए ए ये भी सेम है, ओके। और अल्फा को थीटा बाय टू इसने लिख दिया था। चलो यहीं से करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको कोस थीटा ही मान लेता हूँ सीधा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो टू ए स्क्वेयर हो गया, और वो ए स्क्वेयर कॉस थीटा हो गया। तो रिजल्टेंट कितना है आपके पास? रिजल्टेंट देखेंगे तो यहाँ पे देखो, इसमें से आप क्या करो, ए स्क्वेयर बाहर निकालो। तो कुछ होने वाला है बेटा, देखेंगे यहाँ से टू ए स्क्वेयर, ये आ गया कितना? ए स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर, ये टू ए स्क्वेयर था स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, ये टू ए स्क्वेयर था। तो टू ए स्क्वेयर को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट टू ए, अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट में वन प्लस कॉस थीटा। अब फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवाया है, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू यहाँ पे करेंगे, इसका रूट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया रूट टू टू हो गया ए। अब कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू का क्या हो जाएगा? टू ए कॉस थीटा बाय टू। तो अगर आपके पास एंगल थीटा बाय टू हो, नहीं, मेरी बात है कि मेरा मतलब है कि जो ए वेक्टर है, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस फोटो को देखोगे तो अगर आपके पास यहाँ पे हमने बनाया होगा कहीं पे फोटो, यस, अगर आपके पास ये वाला एंगल, एक सेकंड स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये अल्फा, अगर आपके पास अल्फा क्या दे रखा हो, अल्फा आपके पास दे रखा हो थीटा बाय टू, अल्फा आपके पास दे रखा हो थीटा बाय टू, और मैग्नीट्यूड दे रखा हो ए और बी का सेम। ट्रिक है बेटा, याद रखना, मैग्नीट्यूड दे रखा हो ए और बी का सेम,
एंगल दे रखा हो आपको अल्फा, जो कि रिजल्टेंट एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है ए वेक्टर से थीटा बाय 2, और ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर दे रखा हो सेम, तो आप बोलोगे कि आपका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, इसने सी से बोला है, मैं आर से बोल देता हूँ, वो कितना आएगा, सिंपल 2a कॉस थीटा बाय 2। ये याद रखना सभी को सुना है, यस और नो बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, मोशन प्लेन पे भी जाना है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी देखना है, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। इस फिजिक्स मैराथन में हम भागते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स मैराथन में आगे हमारे पास आता है और भी एंगल्स, और भी केसेस। तो बेटा सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपको फॉर्मूले में। जब आप उस फॉर्मूले में, सर कौन से फॉर्मूले में, जब कौन से फॉर्मूले में बताता हूँ अभी, इस वाले फॉर्मूले में बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में जब आप थीटा पुट करोगे 120 डिग्री, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? सिंपल सी बात है, अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो ये ऐसा सिनेरियो बनेगा। अगर थीटा 90 पुट कर देता हूं तो कोस 90 तो जीरो हो जाएगा, सिंपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने सीखा ही था बेटा, ये तो हमने सीखा ही था, ये तो हमने सीखा ही था, ये तो हमने सीखा ही था बेटा, ठीक है। तो अगर आपके पास, अब देखो इसमें मैंने 90 पुट किया तो कोस 90 जीरो हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपको बताया था ना, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो आप कैसे ऐड कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझ आया बेटा? हमने सारे वेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन देख ली, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, यस और नो? अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ये समझते हैं ध्यान से। तो बेटा कुछ नहीं करना आपको, आपको पता है कि रिजल्टेंट मैंने कैसे ढूंढा था, ए प्लस बी, यहाँ पे इसने सी सिंबल यूज किया तो मैंने आर यूज किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंबल्स तो कैसे भी हो सकते हैं, सिंबल्स तो हमारे पास कैसे भी हो सकते हैं। चलिए, अरे फुल स्क्रीन हो गया, ऐसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे कर रहा था बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, अगर मेरे पास ए प्लस बी सी दे रखा है, अब मुझे सब्सट्रैक्शन करना, तो कुछ नहीं करना बेटा, आप क्या करो, बी की डायरेक्शन को पलट कर ऐड कर दो, तो क्या बोलूंगा मैं, माइनस बी करके ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, सी वेक्टर, सिंपल। तो जहां भी फॉर्मूले में बी था उसको माइनस बी कर दो। अब माइनस बी यहां करोगे तो ये तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां करोगे तो माइनस टू ए भी आ जाएगा, और नीचे इस फॉर्मूले में भी होगा, जो वो एंगल बना रहा था रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से, बीटा बोला यहाँ पे अपनों ने अल्फा से लिख लिया था। तो बेटा ये सब चीजें इंफॉर्मेशन है, ये सब चीजें चेंज हो जाएगी इसमें। और बाकी में भी अगर परपेंडिकुलर हुआ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी करते हैं अपने। अब इसको बी को कैसे ऐड करेंगे, पलट के, यानी माइनस बी करके, तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन हाँ, वो जो हमारा फॉर्मूला था ना जिसमें ए प्लस बी किया था हमने, तो जब ए और बी दोनों बराबर होते हैं, और अगर आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट कितना आएगा, तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट कितना आया था, 2a cos थीटा बाय 2। अब यहाँ पे अगर a माइनस बी हो गया तो रिजल्टेंट कितना आएगा आपके पास, 2a sin थीटा बाय 2। बस ये याद रखना है आपको। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम ध्यान से आगे बढ़ा जाए हमें। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम, अब हम क्या बात करेंगे बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात। तो बेटा सपोज आपके पास यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है, और ये आपके पास एक वेक्टर है। एक सेकंड, कौन आया कौन आया कौन आया, एडमिटोल कर देते हैं, एडमिटोल कर देते हैं, एडमिटोल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ए वेक्टर है और वो एंगल बना रहा है थीटा यहाँ से। तो अगर आपको इस वेक्टर के कंपोनेंट्स, मैंने बताया था ना क्लास में, कंपोनेंट्स करना, रेजोल्यूशन करना, इफेक्ट जनरेट करना, तो मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा क्या, देख सकते हैं आप, ये ए वेक्टर था मेरे पास, ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा बनाएगा, पर मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, हमें पता ही है क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, ए वाई जी कैप। फाइन। अब देखो बेटा, अगर आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो हम डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो अगर मैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, मेरे पास शेप्स भी अवेलेबल है यहाँ पे शायद। तो सपोज मैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल, वाजिबा बन गया। तो अगर मैं इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो मेरे पास ये एंगल तो थीटा है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मेरे पास ये लेंथ कितना है, ए। तो अगर मुझे ए एक्स और ए वाई ढूंढना है तो मैं ढूंढ सकता हूँ ना भाई, क्या बोलूंगा मैं, साइन थीटा बोलूंगा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या बोलूंगा साइन थीटा को, ए वाई अपॉन ए। तो मेरे पास ए वाई कितना आ गया, ए वाई मेरे पास आ गया ए साइन थीटा। ऐसे अगर मैं कोस थीटा लगाऊंगा, मेरे पास ए एक्स आ जाएगा कितना, ए कोस थीटा। तो बेटा हमने वैल्यूज ढूंढ ली, हम बोलेंगे एक ए वेक्टर, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, जूम करता हूँ इसको थोड़ा मैं, यहाँ पे इसको ये थोड़ा हटाता हूँ। अब समझो बेटा ध्यान से, मैंने इसको जूम भी कर दिया आपको समझाने के लिए। हाँ जी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, अगर मेरे पास एक ए वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए वेक्टर है आपके पास, और अगर ये एंगल बना रहा है थीटा एंगल, किससे,
एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के बीच में। फिलहाल ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर आपको इसका कंपोनेंट लेना है एक्स डायरेक्शन में तो उसको बोलेंगे ए एक्स, वाई डायरेक्शन में लेना है तो क्या बोलेंगे ए वाई। और ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी वो तो हमने अभी ढूंढ ही ली है, कितनी है ये बेटा वैल्यू उसकी, वो हमारे पास आई है ए कोस थीटा ए एक्स की और ए वाई की ए साइन थीटा। अब देखो एक और जादू करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेन थीटा, तो टेन थीटा में लिखूंगा कितना आ जाएगा टेन थीटा, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर टू ए वाई है, बेस क्या है ए एक्स। तो यहां से इसीलिए इसने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है थीटा एंगल अगर आपको ढूंढना है तो आप बोलोगे टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मुझे पता है कि ए वाई और ए एक्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है रिजल्टेंट ढूंढना होता तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम कैसे ढूंढते हैं, स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सबको समझ में आया, यस और नो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करना यस और नो, जल्दी से बताएं, मजा आ जावे। वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्लैपिंग करते हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन को साइंस की बात करते हैं क्योंकि मॉड्यूल में डायरेक्शन को साइन की भी क्वेश्चंस हैं। तो देखो बेटा सपोज आपके पास यहां पर एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है, चलो चलो इसको जूम कर देता हूं ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पे एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर क्या कर रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस से, यही वेक्टर एंगल बीटा बना रहा है वाई एक्सिस से, यही वेक्टर एंगल गामा बना रहा है जेड एक्सिस से, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे सिंपल है बेटा, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हम। तो इफ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो आपसे पूछेगा कंपोनेंट्स बताओ। तो बेटा आपको पता है जो एंगल के साथ वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कोस अल्फा, और एंगल से जो दूर होता है उसको क्या बोलते हैं, साइन अल्फा। लेकिन हमें इस दूर की टेंशन नहीं लेनी है, अब हमें दूर का टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो अब साथ वाले को क्या बोलोगे, कोस अल्फा। और फिर वो जो वेक्टर दूसरी एक्सिस से एंगल बना रहा है उसके साथ वाले को क्या बोलोगे, कोस बीटा, फिर क्या बोलोगे, कोस गामा। आइए समझते हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ बेटा, जल्दी से बता देता हूँ। तो मैं बोलूंगा ये जो वेक्टर एंगल बना रहा है अल्फा इससे, इसको मैं बोलूंगा कोस अल्फा, ए कोस अल्फा। ये एंगल यही एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से बीटा, तो मैं क्या बोलूंगा इस यहाँ पर कंपोनेंट को क्या बोलूंगा, ए कोस बीटा, ए कोस बीटा। यही वेक्टर जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना, गामा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ए कोस गामा, ए कोस गामा, एक कोस अल्फा, एक कोस बीटा, एक कोस गामा। सबको समझ आ गया अच्छे से बेटा। तो यहां पर जो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होता है इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ए एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, क्योंकि ए वेक्टर एंगल बना रहा है अल्फा एक्स एक्सिस से, तो ए कोस अल्फा। ए वाई क्या आएगा, क्योंकि ए वेक्टर एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से बीटा, तो बोलेंगे ए कोस बीटा। क्योंकि ए वेक्टर एंगल बना रहा है जेड एक्सिस से गामा, तो बोलेंगे ए कोस गामा। याद रखना, ए कोस अल्फा, ए कोस बीटा, ए कोस गामा तो प्रोजेक्शंस है इसकी, मतलब इसका रेजोल्यूशन है, इसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। लेकिन सिर्फ कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, जिसमें अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल जो ए वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, वो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। ए मत जोड़ देना साथ में। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपको क्लास में बताए थे। हमें पता है कि एक वेक्टर क्या होता है बेटा, ए वेक्टर को हम बोल सकते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जी कैप, ए जेड के कैप। और ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास एंगल ऑफ वेक्टर क्या आएगा बेटा, एंगल ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो कोस अल्फा को क्या बोल सकते हैं हम, सिंपल सी बात, हमारे पास ए एक्स कितना था, मैंने आपको बताया तो था, अभी तो लिखा है ऊपर, ए एक्स कितना था, ए कॉस अल्फा। तो अगर मुझसे पूछेगा कोस अल्फा क्या होता है, तो कोस अल्फा को तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, ए एक्स अपॉन ए, और ए मुझे पता है क्या होता है, अगर तीन का, जैसे आपको याद है पोजीशन वेक्टर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करते थे, तो वैसे इसमें क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। ऐसे ही कोस बीटा के लिए करेंगे, ऐसे ही कोस गामा के लिए करेंगे। ये क्लास में मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आपको बता ही दिया था। जब आप कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा इन सभी का स्क्वायर करके आप ऐड करते हो ना, ऑटोमेटिकली ऊपर बचता है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और नीचे मतलब वो बनेगा वेक्टर फॉर्म में, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो दोनों कट जाएंगे, तो टोटल कितना आएगा, 1। और फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसमें cos स्क्वायर अल्फा को क्या पुट करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर बीटा को क्या पुट करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर गामा को क्या पुट करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आएगा, 2। इस बार मॉड्यूल में क्वेश्चन तो आया था पर ये गलत प्रिंटेड था, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं दिया। सबको समझ आया ये सारी चीज, ये सबको सारी चीज समझ में आई, यस और नो, इज दिस थिंग क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो, वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने सब चीजें समझ ली हैं, ये लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
अब आपको दूंगा मैं क्वेश्चन। चलिए सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और चैट बॉक्स में मुझे आंसर दो, फिर मैं आपको 2 मिनट में आंसर रिप्लाई करता हूँ। तो टेक योर टाइम, मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा। मेरे को सभी बच्चों के चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, चाहे आप कैसे भी करो। मैंने थ्योरी आपको बता दी है, कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर बताइए। मैं 5 मिनट में वापस आपके चैट बॉक्स पे देखूंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टिल देन आई विल बी जस्ट ऑन ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में चैट बॉक्स में आंसर दो। स्टूडेंट्स 5 मिनट्स में नहीं, 2 मिनट्स में, 2 मिनट्स में। हम्म। पावर आ गई। हम्म। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी ने आंसर दे दिए हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया बेटे। चलो
इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द एंगल 3 i कैप 4 j कैप प्लस 5 k कैप फ्रॉम z एक्सिस। z एक्सिस में कौन सा एंगल बनाना था, अभी पीछे चलते हैं, पीछे चलेंगे, पीछे चलेंगे। तो बेटा यहाँ पे सर 5 मिनट में ही हो गई नेगेटिविटी। नेगेटिविटी नहीं होनी बेटा, नो नेगेटिविटी, जस्ट पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी। चलिए मैं आप सभी के लिए क्लैपिंग कर देता हूँ, पॉजिटिविटी हो जाए। आप सभी के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, पॉजिटिविटी जनरेट करने। सभी सभी बच्चे लाइक करेंगे पॉजिटिविटी के लिए, सभी बच्चे लाइक करेंगे पॉजिटिविटी के लिए, स्टूडेंट्स पॉजिटिविटी के लिए लाइक करेंगे। यस, चलिए फिर से शुरू हो जाता है बेटा। बस 1 more hour, 1 more hour, 1 घंटे में रिवर बोट, रिवर बोट प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम और साथ ही साथ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे सिर्फ 1 घंटे में। प्रोजेक्टाइल मोशन भी रह गया है, वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 की स्पीड पे चलेंगे बेटा, सिर्फ 1 hour। फिर सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन हो चुकी है हमारी, सिर्फ 1 घंटे में सिटी टेस्ट, सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी सॉरी, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवरमैन और रिवर बॉट, या नहीं रेनमैन प्रॉब्लम भी हो गया, और सर्कुलर मोशन सारा कर देंगे 1 घंटे में। बस कुछ मिनट्स और, कुछ मिनट्स और। अनिकेत, यस, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा और, बस 1 घंटा तो हो ही चुका है, 1 घंटा और, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेक्टर जो एंगल बनाता है जेड एक्सिस से वो होता है गामा, और उसका कोस गामा होता है जेड कंपोनेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यही होता है, यस यही होता है, बिल्कुल यही होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला पुट, जस्ट फॉर्मूला पुट। चलिए अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बोलेंगे हम कोस गामा, ये कितना है आपके पास, ए जेड कंपोनेंट पोन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर ए जेड स्क्वेयर। तो जैसे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 5 तो ये हो गया, नीचे क्या आएगा बेटा, 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर, ये कितना है बेटा, सॉल्व करोगे तो ये 5 हो गया, और ये कितना है आपके पास, 9 16 25। तो कितना हो गया बेटा, देखेंगे ध्यान से तो ये हमारे पास कितना आएगा, देखो 20, ये हो गया, ये कितना हुआ 2 3, ये कितना 5 50। अरे आप लोगों ने तो क्या आंसर बताया था, और ये वाला क्या आंसर आ रहा है, ये तो अच्छा बात नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये है आपके पास कितना, 50 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से। तो बेटा ये हमारे पास कितना जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, √5 तो ऊपर जा रहा है, नीचे मेरे पास आ रहा है यहाँ पर √10। तो फिर √5 से काटूंगा तो 1/√2। तो बेटा मेरे पास कोस गामा आ रहा है 1/√2, और यानी कौन से एंगल का कोस 1/√2 होता है, आप सभी जानते हैं, बताइए मुझे। अरे चैट बॉक्स में तो काफी चीजें हैं। 45 डिग्री, बहुत बढ़िया बेटा। तो आंसर है आपके पास 45 डिग्री, यही है ब्रांडेड आंसर। कैसा आंसर है स्टूडेंट से, चैट बॉक्स में पुट कीजिए, ब्रांडेड आंसर, ब्रांडेड आंसर है बेटा, ब्रांडेड आंसर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हम ब्रांडेड आंसर, बहुत बढ़िया गुरमन बेटा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे। यस, हमने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया, मजा आ गया बेटा, वेक्टर्स कंप्लीट हो चुका है, वेक्टर्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, यानी हम जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर। यमी यमी, यमी यमी, यमी यमी तो बेटा मैं अभी खा ही रहा था, जब मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया था आप लोगों को क्वेश्चन कराने के लिए, तब मैंने अच्छा अच्छा खासा खा लिया बेटा, ताकि मुझ में एनर्जीज आ गई है, कैलोरीज आ गई है। अब 1 घंटे की और कैलोरी मैंने ले ली है बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं बेटा ये कोई धोखा नहीं किया मैंने आपके साथ, ये मैंने आप लोगों के लिए ही किया है। नहीं बेटा, नो ब्रेक, नो ब्रेक, आपको ब्रेक नहीं लेना, प्लीज प्लीज। अरे आप तो खा सकते हो ना साथ साथ, मुझे तो लिखना भी पड़ रहा है ना, तो आप साथ साथ ईटिंग भी कर सकते हैं, ध्यान भी रख सकते हैं इधर, ओके। तो ये फैसिलिटी होती है हमारी ऑनलाइन संडे सेशंस की। फिजिक्स मैराथन एनर्जी बूस्टेड, यस मेरी एनर्जी सुपर बूस्टिंग हो चुकी है बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिर्फ रह गए 3 टॉपिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिवर रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर वॉट प्रॉब्लम या रिवरमैन प्रॉब्लम, और लास्ट रह गया सर्कुलर मोशन। सिर्फ 4, कोर स्टूडेंट्स 4, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आइए इसे समझते हैं ध्यान से। देखो बेटा 1D मोशन में आपने क्या सीखा था, 1D मोशन में हमने ये सीखा था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, जैसे सपोज अभी मेरे पास ये काजू है, काजू, अगर ये काजू मोशन कर रहा है, कैश्यू नट, दिस इज कैश्यू नट, अगर ये कैश्यू नट सपोज मोशन कर रहा है 1D डायरेक्शन में, तो बेटा हम इक्वेशंस लिखते थे, कौन सी इक्वेशंस लिखते थे, हम इक्वेशंस लिखते थे बेटा कौन सी, अरे कहाँ गई इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
कौन कौन सी थी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक्स डायरेक्शन में है तो हम इसके आगे क्या लगा देते थे? x लगा देते थे। ठीक है बेटा, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वन डी मोशन के लिए। ठीक है, और अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो क्या था मेरे पास? s इज इक्वल्स टू, s नहीं सर, x डायरेक्शन है तो x के लिए, अरे यहाँ पे तो बना ही हुआ है ये वाला, तो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखते थे हम? x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और ये फर्स्ट वाली आ गई, और थर्ड क्या लिखते थे? वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर टू एक्स। तो अब क्या हो रहा है? अब हमारे पास मोशन इन प्लेन है। याद रखना स्टूडेंट्स, प्लेन बनता है 2D मोशन से। प्लेन की दूसरी जो वर्डिंग्स है उसको हम बोलते हैं 2D, प्लेन को 2D भी बोल सकते हैं। 2D कैसे बनता है? 1+1 हो जाता है 2D, तो 1D मोशन प्लस 1D मोशन ये मिलके बनाता है 2D मोशन। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब एक काजू से बात नहीं बनेगी, दो काजू करने पड़ेंगे। तो बेटा एक तो ऐसे चलेगा मोशन, एक ऐसे चलेगा, दोनों में, दोनों मोशंस में 1D मोशन एक्स एक्सिस, 1D मोशन वाई एक्सिस। अच्छा, हमने 1D मोशन वाई एक्सिस के लिए क्या पढ़ा था? मोशन अंडर ग्रेविटी 1D मोशन में, याद है ना? ऊपर फेंका, कैच करूंगा तो कितने टाइम में आया, कितना ऊपर गया, है ना? कितना ऊपर, कितना टाइम, और कुछ था क्या? और कुछ था क्या? बस ये दो चीजें थी वैसे तो। हाँ जी, तो अब क्या करना है हमको? अब हमें दोनों मोशंस को एक साथ एनालाइज करना है। तो आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो दोनों ऊपर और आगे के लिए, यानी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस के लिए, हमें तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन सेपरेटली लगानी पड़ेगी, यानी सिक्स इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं वाई में भी लगा हुआ है, वाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हमने सीखा था 1D में, लेकिन यहाँ पे लगेगी वाई डायरेक्शन के लिए भी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी सर इसमें हम अभी बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमें यहाँ से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगेगी। इन सभी का यूज करके मैं अगर एक पार्टिकल को फेंकता हूं, सपोज ये माउस है मेरे पास, इस माउस को मैंने फेंका और मैंने कैच कर लिया, और ये क्या हुआ? सपोज मैंने माउस को फेंका और कैच कर लिया, अरे ये फुल स्क्रीन कर देता हूं। सपोज मैंने माउस को फेंका और मैंने माउस को कैच कर लिया, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, दिस इज व्हाट? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम यही तीन इक्वेशन, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इन्हीं तीन इक्वेशंस का सबका यूज करके हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एच मैक्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा प्यारा सा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमें आज की क्लास में कोई डेरिवेशन नहीं करनी, हमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो अब मैं आपको ध्यान से बताऊंगा, आप ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, उसको मैं किसी यू स्पीड से फेंकता हूँ, ये मैंने यू स्पीड से फेंक रहा हूँ, ये यू स्पीड है बेटा, इससे मैं इसको फेंक रहा हूँ, और मैं जो एंगल बना रहा हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी हॉरिजॉन्टल से जो मैं एंगल बना रहा हूँ, वो एंगल कितना बन रहा है? थीटा एंगल। कितना बन रहा है? थीटा एंगल। तो अगर मैं किसी पार्टिकल को यू मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर फेंकता हूं, तो उसका पाथ कुछ ऐसे होता है। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ऑफ कोर्स ये मोशन हो कहाँ रहा है? ये हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रहा है ना। ये मोशन कैसा हो रहा है? ये मोशन हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रहा है। तो हमें पता है, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा था क्या? ग्राफ बनाना। तो ये जो पाथ बना है अभी आपके सामने, ये है तो बेटा एक तरीके से ग्राफ ही ना। तो ग्राफ है तो हर पॉइंट पे, पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, कौन से वाले? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, यस और नो? ठीक है, तो अभी क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, थीटा एंगल है। ठीक है, तो अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बेटा? सिंपल सी बात, आपको याद है ऊपर जाने का टाइम, अरे बताए कोई, मुझे कोई नहीं बताता क्या? ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? अपवर्ड टाइम कितना होगा बेटा? यू साइन थीटा बाई जी। डाउनवर्ड टाइम कितना होगा बेटा? डाउनवर्ड टाइम कितना होगा? यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम कितना हो गया? दोनों को प्लस कर लो, जब हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल टाइम कितना आ गया? यू साइन थीटा बाई जी प्लस यू साइन थीटा बाई जी कितना हो गया? टू यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास? टू यू साइन थीटा बाय जी टोटल टाइम हो गया। ठीक है, अगर एच मैक्स की बात करेंगे, एच मैक्स यानी पार्टिकल को अगर मैं फेंकता हूं यू स्पीड से थीटा एंगल पे, तो कितना ऊपर जाएगा? अच्छा एक और बात, कंपोनेंट्स की बात तो की नहीं हमने, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो देखो बेटा, अगर यू का कंपोनेंट लोगे आप एक्स डायरेक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा? यू कोस थीटा। अगर यू का कंपोनेंट लोगे वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में अगर यू का कंपोनेंट लोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? लेट मी चेक। वाई डायरेक्शन में अगर यू का कंपोनेंट लोगे आप, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो हमने ये इक्वेशंस डिराइव करके क्लास में बताया था, ढूंढ लिया था। अब अगर आप एच मैक्स की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। फॉर्मूला याद रखना, एच मैक्स का फॉर्मूला याद रखना आपको। रेंज क्या होगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। अच्छा, रेंज का एक बेसिक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है बेटा आपके पास? वो हम बोलते हैं कितना?
2u साइन थीटा बाई जी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, और आगे जाने की स्पीड कितनी है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम रहती है, कितनी है, u cos थीटा। कितना होता है, u cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये सब तो मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशंस होती है। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, एच जीरो पुट करना है, ये क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपको रेंज ढूंढना है तो आपको बेटा रेंज के लिए ऐसे करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है, लेकिन इसमें ए एक्स जीरो होता है तो ए एक्स जीरो को पुट करके हम वैल्यू ढूंढ लेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी सबको पता होनी चाहिए, क्या होती है, एक्सटेन थीटा माइनस, देखो मैं बंद कर नहीं देख रहा हूँ, एक्सटेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे याद है, आपको भी याद होनी चाहिए बेटा, तभी क्वेश्चंस में आप लगाएंगे और आंसर निकल पाएंगे आपके। ये जो इसका एक और फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, जिसमें आर क्या होता है बेटा, रेंज। आर को क्या बोलते हैं इसमें, रेंज। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन कॉपी में नोटेड है सबके पहले से ही, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी नोट करो, वो पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, चैनल का नाम भी आपको पता ही है। लेकिन क्या सभी ने कॉपी में नोट कर रखी थी इक्वेशन, सबको पता है ना ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। यस और नो, लाइक करें बस, लाइक एक दो लाइक बहुत है, मुझे समझ में आ जाएगा। पुलकित, प्रीत और यशस्वी, हरगीत, गुरमन, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखेंगे, ये देखो बेटा क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, पार्टिकल जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, सपोज मैंने इसको कहीं से फेंका था और ये कहीं यहाँ आ गया, तो किसी भी टाइम टी पे अगर आप उसकी स्पीड देखोगे, तो मैंने मान लिया उसी किसी भी टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल मोशन में उसकी स्पीड v है, और मैंने मान लिया कि वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है किसी भी टाइम टी पे वो बीटा है, तो कंपोनेंट करेंगे तो ये तो आपको पता है v cos बीटा, ये क्या हो जाएगा v sin बीटा। ठीक है, और इसका, और उस पॉइंट पे अगर मुझसे कोई वेलोसिटी पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल से, व्हाट्स द वेलोसिटीज उस पॉइंट पे। बहुत आसान है, कैसे ढूंढेंगे हम, कौन बताएगा मुझे वेलोसिटी ढूंढने के लिए। हम जानते हैं बेटा उस टाइम पे इसके पास दो वेलोसिटी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात, दो वेलोसिटी होगी। तो एक तो होगा ये वाला कंपोनेंट, एक होगा ये वाला कंपोनेंट, इन दोनों का स्क्वायर करके निकालेंगे। और v cos बीटा हालांकि मैं जानता हूँ, नेक्स्ट आप देखेंगे v cos बीटा मेरे पास क्या होता है। तो सपोज मैं यहाँ पे स्लाइड, हमारे पास गैप है तो यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये पार्टिकल को मैं फेंक रहा हूँ और u स्पीड से, और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। किसी भी टाइम t पे अगर मैं देखूंगा इसके पास, हमारे पास v स्पीड है, और ये एंगल जो बना रहा है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। किसी भी टाइम t पे मेरे पास सपोज v स्पीड है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन अपने प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वहां पर किसी भी टाइम t पे अगर उसको देखोगे, उसके पास स्पीड इनिशियल थोड़ी ना रहेगी, कम होगी ना, ऊपर जाएगा तो कम होगी, तभी तो नीचे आ रहा है। तो किसी भी टाइम t पे v देखोगे तो मैंने मान लिया उसके पास v स्पीड है, और वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है मैंने मान लिया वो एंगल कितना है, बीटा। आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहते हैं, सेम। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ये हो गया मेरे पास v cos बीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन ये हमेशा सेम रहता है, तो ये इनिशियल के बराबर रहेगा। इनिशियली अगर मैंने u स्पीड से फेंका था थीटा एंगल पे, तो इसको मैं बराबर कर सकता हूँ u cos थीटा के। ठीक है, तो यहाँ से आप v स्पीड भी ढूंढ सकते हैं अगर आपको बीटा एंगल पता है तो। ठीक है, और v sin बीटा आप जानते हैं कैसे ढूंढेंगे। हाँ जी, ये कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने, साफ साफ पता लग रही है, v इक्वल्स टू u प्लस सी टी। तो ऊपर जाने के बाद ये वाला कंपोनेंट किसी भी टाइम t पे जो इसके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के पास स्पीड होगी, ये कितनी हो जाएगी, v sin बीटा। ठीक है, तो हमें पता है वी वाई क्या होता है, वी वाई होता है यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई कितना है, वी साइन बीटा, फाइन। और यू वाई कितना है, यू वाई हमारे पास हो रहा है बेटा, दिस इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। ओके, फाइन। और ए वाई क्या है, ए वाई नीचे की तरफ होता है तो माइनस जी टी, तो इसीलिए ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों का ही स्क्वायर करेंगे, वी साइन बीटा और वी कोस बीटा का, जब मैं दोनों का स्क्वायर करूंगा यहाँ पे, दिस इज माई वी कोस बीटा, इसका स्क्वायर करूंगा, और मैं करूंगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, वी कोस बीटा वी साइन बीटा, इनका स्क्वायर करूंगा, वी साइन बीटा का भी स्क्वायर करूंगा जब मैं, तो मेरे पास वी स्पीड आ जाएगी, वी स्पीड ऐसे आएगी। ये फॉर्मूला क्यों बनाऊंगा आप सोच सकते हो, मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल है, इस पीडीएफ पे देखना, थोड़ा डिस्कशन करना, पूछना, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ टिप एंड ट्रिक्स। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को सपोज इतने एंगल्स पर फेंकते हो, या तो थीटा पर या 90 माइनस थीटा पर, सपोज मैं 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन को, या मैं फेंक रहा हूँ 60 डिग्री पर, क्योंकि 90 माइनस 30 क्या होता है, 60 होता है, या मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा, वो एक ही बात है। तो याद रखना, ऐसे केसेस में रेंज सेम आती है। रेंज क्या होगा, सेम। तो आज के बाद अगर आपको सीधा पूछेगा ना रेंज का रेशियो ढूंढो, तो अगर आप, आपके जो दो एंगल्स है जिसपे आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो, अगर उन दोनों में रिलेशन कुछ ऐसा है, थीटा 90 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा का रिलेशन है, जैसे 30 60,
क्योंकि 30-60 वही फॉलो करते हैं। तो इस केस में जो भी स्पीड सेम होनी चाहिए, तो रेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्मूला। वैसे तो दो फॉर्मूला है, 2u sin थीटा बाई जी, u cos थीटा, एक और है ना u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो वो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा किसी पर्टिकुलर स्पीड के लिए, कह रहा हूँ हर स्पीड के लिए नहीं, तो पर्टिकुलर स्पीड के लिए अगर आपको रेंज मैक्सिमम करनी है तो इसको 1 करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तो 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। और हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपको मैक्सिमम करनी है तो बेटा ये फॉर्मूला होता है आपके पास। मैंने क्लास में आपको एक फॉर्मूला कराया था, याद होगा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से हमने डराइव किया था। एच क्या होता है, आर टेन थीटा बाय 4, एच मैक्स। ये सभी को याद है, यस और नो? क्लास में सीखा था हमने, जल्दी से बताइए, लाइक कीजिए बेटा, मुझे क्लैपिंग करनी पड़ेगी, लगता है आपके मोटिवेशन के लिए पॉजिटिविटी जनरेट करनी पड़ेगी। हाँ जी, हमें पता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से मैंने फॉर्मूला निकाला था, एच मैक्स क्या होता है, आर टेन थीटा बाय 4। तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा को 1 करना चाहता हूँ तो उसके लिए थीटा 45 यानी रेंज मैक्स वाला, और वही आता है आपके पास। जैसे ही टेन थीटा 1 हो जाता है, एच क्या आता है आपके पास, आर बाय 4, और वो यहाँ पर प्रिंटेड भी है, आर मैक्स यानी रेंज मैक्स। रेंज मैक्स का केस है ना बेटा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब कुछ और ट्रिक एंड ट्रिप्स। अगर देखो मैं किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंकता हूँ, यानी सपोज मैं कोई प्रोजेक्टाइल मोशन इनिशिएट करता हूँ या किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल करता हूँ, तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने इसको दिया बेटा यू मीटर पर सेकंड की स्पीड। कितनी दी, यू मीटर पर सेकंड की स्पीड। तो ये ऐसे जाएगा, ये गया ऐसे। तो दो टाइम इंस्टेंट पे देखोगे, यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू टी वन है, यहाँ पे क्या है, टाइम इक्वल्स टू टी टू। ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो दो इंस्टेंट्स पे आपको पता है अगर हम किसी बॉल को ऊपर भी फेंकते हैं तो वो एक हाइट पर वो पहले जाती है, पास करती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो दो इंस्टेंट्स ऐसे होते हैं जब वो सेम हाइट पर सेम पोजीशन से वापस जाती है और आती है ना, बॉल जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन पे, दो इंस्टेंट्स पे। तो बेटा ये ट्रिक है, आपको याद रखनी है। अगर मैंने बॉल को फेंका यू मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, तो अगर इसने पहली बार जब ये ऊपर गई थी एच हाइट पे, इसने टाइम लिया टी1, ठीक है। और फिर ये हम ये कहते हैं शुरू से यहाँ तक टाइम लिया टी1 और शुरू से ही यहाँ तक टाइम लिया टी2। तो आपको याद रखना है इन दोनों का सम अप करोगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। समझ सकते हो कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, फिर अब यहाँ से यहाँ ले रहे हो डबल बार, तो ये वाले को यहाँ पे रख दोगे तो टी1 प्लस टी2। तो ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। दूसरा, अगर आप टी1 और टी2 का दोनों का मल्टीप्लाई करते हो हाफ जी से, तो ये आपको वो हाइट ही दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैंने बताई नहीं थी, ये आपको अब बता रहा हूँ मैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और टी1 टाइम पे यहाँ पहुंच रही है, और उसी बॉल को जब प्रोजेक्ट करता हूँ तो टी2 टाइम पे, मतलब ये नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ टी2 है, नहीं, टी2 ये पूरा यहाँ तक है, टी2 टाइम पे यहाँ पहुंचती है शुरू से, ठीक है। तो टी1 टी2 का मल्टीप्लीकेशन जी इंटू हाफ करेंगे तो आपको वो हाइट देगा, जो दो हाइट्स जिस पे पार्टिकल सेम होता है, मतलब वो दो सेम हाइट जहाँ पे पार्टिकल ऊपर जाते वक्त तो नीचे आते वक्त वापस सेम इंस्टेंट पे होता है। अगर एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछेगा इंटरवल ए से बी के बीच में, यानी यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे जा, अच्छा ए के बी के बीच में, ए और बी के बीच की बात करूं, अगर मैं इसको मिटा देता हूं मैं, ए इंस्टेंट ये है, बी इंस्टेंट ये है, इन दोनों ये जो टाइम है यानी टी2 माइनस टी1 में अगर एवरेज वेलोसिटी बोलेगा तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम टेकन। तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम टेकन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ यू cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ और टिप एंड ट्रिक्स हैं। अगर आपके पास इफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड टू द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अभी बताया था मैंने थीटा और 90 माइनस थीटा, याद रखना रेंज तो सेम होती ही होती है, और रेशियो ऑफ हाइट अगर आप देखोगे तो वो आता है 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब सपोज मैंने कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया थीटा से, दूसरे को 90 माइनस थीटा से, तो जो हाइट्स का रेशियो आता है यानी एच मैक्स की बात पर्टिकुलरली ये कर रहा है, वो कितना आएगा, 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपको बता चुके हैं, वापस आ गया इसमें। हाँ जी, ये भी हो चुका है हमारा, ठीक है, ये भी हो चुका है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है इफ प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट हाइट अटेन्ड बाय देम इज h1 h2 एंड h3। ऐसा हो सकता है आप किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे एंगल्स पे फेंको कि उसका हाइट सेम रहे, ऐसा पॉसिबल है बेटा, क्योंकि हमें पता है हाइट का फॉर्मूला कितना होता है। हाइट का फॉर्मूला होता है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और साइन थीटा की वैल्यूज रिपीट होती हैं, आपको पता है रिपीट होती है ना बेटा, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ऐसा है। तो उस केस में हम ये कहेंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पुट कर रहा हूं मैं और स्पीड भी डिफरेंट पुट कर रहा हूँ,
ऐसा नहीं कि स्पीड सेम पुट कर रहा हूँ, स्पीड भी डिफरेंट पुट कर रहा हूँ। तो u1 साइन थीटा 1, u2 साइन थीटा 2, u3 साइन थीटा 3। तो 2g तो कांस्टेंट ही है, तो ऊपर वाली वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से हमें पता लगेगा अगर हाइट सेम है तो यहाँ से हम ये कमेंट कर सकते हैं कि u3 की स्पीड सबसे ज्यादा है, u2 की स्पीड उससे कम है, u1 की स्पीड उससे भी कम है। और टाइम सबका सेम है, क्योंकि टाइम में तो बेटा पूरा मल्टीप्लिकेशन रेशियो आता है ना, मल्टीप्लिकेशन आता है ना। तो हम ये बोलेंगे अगर तीन पार्टिकल्स को मैं फेंकता हूँ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 से, और u1 u2 u3 स्पीड से, अलग अलग स्पीड्स होंगी, और अगर उसका एचएमएक्स सेम है, तो आप कमेंट करोगे जो जो पार्टिकल सबसे दूर गया है, सबसे दूर ले जाने का कारण क्या है, कौन कंपोनेंट उसको दूर लेके गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम बोलेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो तभी ज्यादा होगा ना जब इसका u3 मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो उसका प्रोजेक्शन अपने आप u3 जो cos थीटा 1 आएगा, या cos थीटा 2, या u3 u cos थीटा लिख दिया मैंने, क्योंकि आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है u cos थीटा। तो सिंपल u cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड। तो तीन पार्टिकल्स जिनकी हाइट सेम है, तो थर्ड का आप देख सकते हो सबसे ज्यादा दूर डिस्टेंस है, टू का उससे कम, फर्स्ट का उससे कम। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टरी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एन एंगल ऑफ कितना होगा। चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो ट्राजेक्टरी पे हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम जानते हैं क्या स्पीड रह जाती है, सिर्फ यू कोस थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या रह जाता है, सिर्फ यू कोस थीटा। ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है नीचे की तरफ, वो कौन सा रहता है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी मीटर, वेरी गुड भुवनेश, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ। तो एंगल कितना हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, नेट 90 डिग्री आंसर आएगा, 90 डिग्री, पाई बाय 2। किसी ने आंसर दिया चैट बॉक्स में, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज है हमारे पास पार्टिकल की, टू टू प्रोजेक्टाइल्स की, जो कि प्रोजेक्ट किए जाते हैं 45 माइनस थीटा पे और 45 प्लस थीटा पे। ठीक है, ओके। तो उनका वेलोसिटी भी सेम है, रेशियो। और ये बोला है कि आपको बताना है कि वेलोसिटी और इन द रेशियो क्या होगा, सेम वेलोसिटी से फेंका था। अभी तो बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, अगर 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, सुनील ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। अगर 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पे अगर हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, तो बेटा अगर वेलोसिटी सेम है, उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम, तो रेंजेस के लिए पूछा है, रेंजेस भी सेम होगी। गुरमुख ने आंसर दिया, वेरी गुड, राइट आंसर, 1:1, क्योंकि रेंजेस सेम है, वेलोसिटीज भी सेम है ना। तो 1:1 आंसर किसका आया बेटा, सुनील का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, क्लैपिंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, लाइक लाइक लाइक। तो ये आपके पास आ गया हमारे पास 1:1, सही आंसर आया बेटा। कम बच्चों ने दिया, कोई बात नहीं, खुशी की बात है। इसका आंसर बताइए बेटा। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास m इज हिटेड एट एन 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। यस, डर के आगे जीत है बेटा, डर के आगे जीत है। तो आपको बोल रहा है कि क्रिकेट बॉल को मास m से हिट किया 45 डिग्री पे। देखो बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो मैं जानता ही हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होने वाला है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं जानता हूँ, पहले से ही जानता हूँ क्या होने वाला है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो यू cos थीटा ही रहेगा। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, ये हो गया v cos 45 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया कितना, v बाय रूट टू। कितना आ गया, v बाय रूट टू। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास हाफ एम, वी कितना है, v बाय रूट टू, तो v बाय रूट टू का हो गया स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर बाय टू। कितना हो गया ये, एम वी स्क्वायर बाय 4। तो टोटल आंसर कितना है, थर्ड ऑप्शन। टोटल आंसर कितना है, थर्ड ऑप्शन। सबको क्लियर है बेटा, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, हवा या ना हवा, बताइए बेटा। सुनाएगा सबको अच्छे से, वेरी गुड, ये सही आंसर है हमारे पास, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, हम सर्कुलर मोशन में पहुंच चुके हैं। सर्कुलर मोशन के बाद मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेनमैन और रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बेटा सर्कुलर मोशन में देखते हैं। अगर एक पार्टिकल है बेटा हमारे पास, ये वन शॉट लेक्चर है, फिजिक्स मैराथन, फास्ट रनिंग फास्ट रनिंग। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे था पार्टिकल, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो इसने कुछ आर्क लेंथ चला होगा, तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इस थीटा को अब हम बोलेंगे, बेसिक मैथ्स में तो एंगल बोला था, रेडियंस में होता है इन जनरल, यहाँ पे हम बोलेंगे कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हो बेटा कि जैसे हम लीनियरली भी चलते हैं किसी स्पीड से, स्कूटर वाली स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, वो सब चीजें है ना, लीनियरली भी हम चलते हैं। तो वैसे ही हम, क्या होता है कि जो पार्टिकल है उसको भी हम कांस्टेंट स्पीड से घुमा सकते हैं। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड जो घुमाने की होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी।
तो आगे हम एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। फिलहाल एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम, उसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर एवरेज की बात करोगे तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है क्या थी, dx बाई dt। वैसे ये क्या होता है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, d थीटा बाई dt। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है बाइक वाला, तो बाइक में क्या होता है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो क्या होता है, पार्टिकल तेज 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 और तेज और तेज और तेज घूमता है शक्तिमान की तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम टेकन, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, जैसे हमने सीखा था ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट वाज द एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। और क्या फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, v dv बाई dx। तो वैसे यहाँ पर भी फॉर्मूला बनेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि तेज 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 और घुमाएगा, वो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, या क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये सब क्लास में डिस्कस किया था। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता है थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा स्मॉल थीटा है और एक स्मॉल आर्क लेंथ है, अपॉन रेडियस कर दिया। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, आर डी थीटा बाय, अच्छा ये आर डी थीटा कहाँ से आ गया, अच्छा हमें पता है कि ये कितना होता है, डी एस इंटू आर डी थीटा, यहाँ पे लिख सकता हूँ। चलो बेटा इसको हम थोड़ा इजीली सॉल्व करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डी एस इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, आर तो कांस्टेंट है मेरे पास, तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, आर हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो हम बोलेंगे डी एस बाई डी टी कितना हो गया, वी आर, डी थीटा बाई डी टी कितना हो गया, ओमेगा। तो ये हो गया कितना, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक टॉपिक होता है, कई बार बच्चे मेरे को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सपोज प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपसे पूछेंगे ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको आप ऐसे ट्रीट कर अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या एक्चुअली में, ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो सपोज कोई पार्टिकल कहीं पे भी होगा, आपको क्या करना है, रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, जो उसकी टेंजेंट स्पीड होगी अपॉन उससे जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसको हम बोलेंगे, डिवाइड करेंगे और आ जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सपोज मैं इस पॉइंट पे देखूंगा, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो मैं देख सकता हूँ इसके पास स्पीड कितनी है बेटा, यू स्क्वायर, टेंजेंट स्पीड क्या है, यू स्क्वायर। और इसके नॉर्मल क्या आ रहा है, देखो नीचे तो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, लेकिन उसके कंपोनेंट हो जाएंगे जी कोस थीटा। तो इस u के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ रहा है, जी का, जी कोस थीटा। तो ऑटोमेटिकली मैं लिख दूंगा नीचे नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखोगे तो हमारे पास ये क्या है, u है, और नीचे क्या आ रहा है, g आ रहा है। तो मैं सीधा लिख दूंगा बेटा, ऊपर तो क्या होगा u, अच्छा u का कंपोनेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप मोस्ट वेलोसिटी कितनी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप मोस्ट वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा। तो हम लिख देंगे बेटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g से डिवाइड कर देंगे। इसमें सीधा g से क्यों किया, क्योंकि नीचे का नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा, तो जिस भी पाथ पर पूछ रहे हैं ना, उसके टेंजेंट स्पीड का स्क्वायर करके उस स्पीड की जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा, अगर नहीं है तो कहीं पर भी है उसका कंपोनेंट उस पे ले आओ, परपेंडिकुलर कर दो। तो वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, यानी नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये आपको देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं फिर से एक इस पॉइंट पे बताता हूँ, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही स्पीड रह जाती है, कौन सी वाली, यू एक्स, जिसको हम बोलते हैं यू कोस थीटा। तो हम बोलेंगे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढना है मुझे, तो स्पीड क्या रहेगी मेरे पास, यू कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या है, सीधा जी लग रहा है। ओ डायरेक्शंस में परपेंडिकुलर नहीं लगता जी, क्योंकि जी तो बिल्कुल नीचे होता है। ये तो कॉन्सिडेंस है कि इसका सीन ऐसे बनता है कि इसकी स्पीड के परपेंडिकुलर जी लग जाता है। यहाँ पे शुरू में देखोगे तो आप किसी यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे पार्टिकल को प्रोजेक्टल मोशन के लिए, तो जी अब नीचे लग रहा है, तो मुझे इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो कितना आएगा, जी कोस थीटा। तो ये अब जो जी कोस थीटा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो मैं लूंगा अब इसको इसमें, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर है बेटा सभी को, यस और नो लाइक करें जल्दी से, एनर्जी फुल रहनी चाहिए, सुपर एनर्जी, सुपर सुपर एनर्जी बेटा। चलो अब ईट 5 स्टार डू नथिंग, ये भी सही है बेटा, ईट 5 स्टार डू नथिंग, अच्छा इसका मतलब 5 स्टार खा रहे हैं गुरमन बेटे, ऐसे नहीं करते। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कीजिए। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या लग रहा है क्या होगा। आइए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। तो मैंने एक सर्कुलर मोशन बना लिया, वेलोसिटी वेक्टर मैंने आपको क्लास में बताया था बेटा। तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा था। तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होता है। तो वो था हमारे पास, सर मैराथन में प्रमोशन कैसे हो रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसे क्या, 5 स्टार के
वी स्क्वायर बाय आर। तो वी और एक्सेलरेशन नॉर्मल के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ बोलोगे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे टू, अब मैं इसको वापस बताऊंगा आपको, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों के बारे में बताऊंगा, सारे फॉर्मूलाज अभी। टू साइक्लिस्ट cycle along the circular tracks of radius r1 r2 at the uniform rate. If both of them take the same time to complete one revolution, then their angular speeds are in the ratio. ये पूछा है आपसे। देखो बेटा, अभी मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था ना, क्या, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो आपको बोला है कि सेम रेट से जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, v1 और v2 दोनों के बराबर कर दोगे। तो क्या आ जाएगा, r1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा 2। आपसे पूछा है क्या, एंगुलर स्पीड्स का रेशियो। तो सिंपल है, एंगुलर स्पीड्स का रेशियो कितना आ गया, r2 अपॉन r1। तो ओमेगा 1 बराबर अपॉन ओमेगा 2 कितना आ गया, r2, ये कितने के बराबर आया, r2 अपॉन r1। तो इनवर्स आया, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। स्टूडेंट सबको समझ आया क्वेश्चन, यस और नो? क्वेश्चन समझ आया सबको अच्छे से, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? चलिए, गुड 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 गुड। सबको समझ आ गया स्टूडेंट्स, यस और नो? प्लीज बता दें। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड, ओके, आई गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए हैं, रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले मुझे आपको सर्कुलर मोशन की दो बातें बतानी है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम इस पे आते हैं बेटा। चलो अब हम कुछ डिफरेंट शीट यूज करेंगे। कौन सी शीट पसंद है आपको, व्हाइट कलर वाली? चलो ये ले लेते हैं, स्कूल वाली। चलो अब देखो बेटा ध्यान से, अभी हम आपको समझाएंगे यहाँ पे सर्कुलर मोशन। सपोज पहले मैं सीखूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहले हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम सीखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे ये तो मैंने कुछ और ही बना दिया। पहले हम सीखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए अब ठीक है, सपोज आपके पास कोई पार्टिकल है, वो यहाँ पर है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो कर रहा है हमारे पास सर्कुलर मोशन। तो ये इस सर्कल का मानो रेडियस कुछ मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ है, तो अजीब सा रेडियस बन गया। सपोज मैं इसका रेडियस मान लेता हूँ यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये आर रेडियस, ओके। और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, फाइन। देखो बेटा, सबसे पहले हम सीखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, आपको एक चीज बताता हूँ मैं, ध्यान से प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ही घूमता रहता है। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से ही घूमता रहता है, यानी ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना उसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, यानी इसके लिए मैं कहूंगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो हर इंस्टेंट पे जब ये सर्कल पे होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी स्पीड की, वो टेंजेंट होती है, यानी वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर भी ये कितने से ही होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसलिए यहाँ पर भी ये कितने से होगा, 3 मीटर पर सेकंड से। अब इसीलिए हम स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन आता है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में फिर बोल रहा हूँ मैं, ये क्या है, यूसीएम। यूसीएम का मतलब होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पार्टिकल एक सर्कल पर घूमता है और हर इंस्टेंट पे उसके पास जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन बदलती जाती है। इसलिए हम बोलते हैं इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, बट द वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी तभी कांस्टेंट होती है जब उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। जैसे कि एक पार्टिकल, एक स्कूटर 2 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड से सीधा ही चलता रहे, तो वो केस में होता है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। और एक सर्कुलर मोशन यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को होने के लिए जो मस्ट कंडीशन है, वो क्या है, मस्ट कंडीशन, मस्ट कंडीशन ये है कि उसके पास बेटा एक क्या रहना चाहिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए। नॉर्मल को मैं कहने का मतलब, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो उसके पास होता ही है, उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है बेटा, ठीक है। चलिए उसको बना लेते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए या सिंपल सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है। तो मैं लिखूंगा ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर। तो जो भी इसके पास स्पीड होगी जिससे ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस कर देंगे। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्योंकि हम जानते हैं वी और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। जब मैं इस रिलेशन को इसमें पुट करूंगा, तो मेरे पास आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर
थैंक यू सो मच फॉर क्लैपिंग बेटा। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है क्लास में। ये हो गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन करना है, सिंपल सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रखनी है, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, सेंट्रीपिटल होता है वो। और याद रखना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी तो डायरेक्शन के कारण बदलती है, लेकिन स्पीड यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। और बाकी कुछ नहीं होता इसमें, इतना ही है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए पढ़ते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फिर एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पे, फिर एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब सीखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपके पास आ गया सेंटर, यहाँ पर ये आपके पास आ गया क्या, यहाँ पर ये आपके पास आ गया बेटा क्या, लेट मी चेक, ये आपके पास आ गया रेडियस। और अब ये पार्टिकल है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, एन यू सी एम यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है बेटा, पार्टिकल की स्पीड जो घूमने की है, या तो वो बहुत तेज 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 घूमने लग जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, या वो तेज होगा, अगर बहुत तेज पहले ही होगा तो धीरे 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 स्पीड कम होती जाएगी। तो वो होगा हमारे पास, बहुत तेज हो गया बेटा, हाँ जी। तो या तो वो बहुत तेज स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी घूमने की, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता, या तो स्पीड बहुत तेज बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। सो व्हाट्सो एवर, मैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं समझने के लिए वो केस ले रहा हूँ जिसमें स्पीड बढ़ती जाएगी। तो सपोज पार्टिकल के पास यहाँ पे कुछ स्पीड होगी, चलिए मैं ड्रॉ कर, याद रखना सर्कुलर मोशन के केस में स्पीड जो होती है वो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट ही मानेंगे, यानी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो सर्कुलर मोशन में पाथ के टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे टेंजेंट बना दिया मैंने, मान लिया इस मोमेंट पे इसके पास स्पीड कुछ यू थी। ठीक है, और इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। देखो बेटा क्या होता है, स्पीड किस कारण से बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड स्पीड का क्यों बढ़ेगा, जब इसके अलोंग एक मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, यानी एक एक्सेलरेशन और है जो इसके अलोंग है, उसको मैं बोलता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन याद रखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर नहीं भी होगा ना, तो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा, और घूमने के लिए जो मस्ट कंडीशन है, यानी सर्कुलर मोशन के लिए जो मस्ट कंडीशन है वो है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखना, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो हमेशा उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है टेंजेंट वाली उसके परपेंडिकुलर होता है। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर को हमेशा ढूंढता रहेगा ये। तो अगर मैं जैसे अब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जाऊंगा, अगर मेरे पास पार्टिकल यहाँ था, तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पे होगा, यानी सेंटर को ढूंढ रहा होगा। एसी कह सकते हैं, ए एन, यानी क्योंकि ये नॉर्मल होता है ना इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, इसलिए इसको नॉर्मल या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वैसे इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अगर सर्कुलर मोशन आपको किसी पार्टिकल को कराना है तो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा जिसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन कह सकते हैं, उसको सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि हमेशा वो सेंटर की तरफ ही रहता है, उसी के कारण सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन अगर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आके ऐड हो जाता है जो कि टेंजेंट के अलोंग होगा, अगर अलोंग होगा स्पीड के तो स्पीड को बढ़ाएगा, तेज तेज घुमाएगा, अगर अपोजिट में होगा तो स्पीड को घटाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए मस्ट कंडीशन तो आपको मैंने बता ही दी है, क्या होनी चाहिए, अगर एसी नहीं हुआ ना, अगर एसी नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, तो कभी सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या ना हो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। खैर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है आपके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं डीवी बाई डी, इसको हम बोलते हैं डीवी बाई डी, क्योंकि स्पीड को बढ़ा रहा है। जो टेंजेंट की स्पीड है यहाँ पे, अगर 2 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ आने के बाद 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ आने के बाद 4, यहाँ आने के बाद 5, यहाँ आने के बाद 6, यहाँ आने के बाद 7। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। सुना क्लियरली? ओके, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल भी रहेगा, सेंट्रीपिटल कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल क्या होता है आपके पास, वी स्क्वायर बाई आर। अब अगर हम इसका नेट एक्सेलरेशन देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे सपोज पार्टिकल कहीं भी यहाँ पर है, सपोज ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो पार्टिकल घूम रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो इसके पाथ के, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होगी। तो मैंने मान लिया ये सपोज कुछ वी मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, कौन कौन से, आइए ड्रॉ करते हैं। एक तो इसके पास होगा क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या होगा इसके पास, दूसरा होगा ऑफ कोर्स सर्कुलर मोशन के लिए तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा जिसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का नेट आएगा आपके पास, इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का नेट आएगा, दो वेक्टर्स के बीच में आता नेट, तो ये आ गया क्या,
नेट एक्सेलरेशन ए नेट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे, मेरे पास दो एक्सेलरेशन आ गए हैं बेटा सिंपली, तो बोलूंगा ए नेट जो होगा ये वेक्टर सम होगा किसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ठीक है, सिंपल। और सपोज अगर आपसे एंगल पूछता है, तो सपोज ए नेट एंगल बना रहा है अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, तो अगर ये परपेंडिकुलर सेंस में हम लेंगे, ऑफ कोर्स नॉर्मल है तो परपेंडिक टेंजेंट के तो परपेंडिकुलर ही होता है ना बेटा, परपेंडिकुलर। तो मैं बोलूंगा अगर मुझे मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तो दोनों वेक्टर्स टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, सिंपल ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक तो ये हो गया सिंपल। और अगर एंगल पूछेगा आपसे, तो एंगल क्या बोलेंगे आप, सिंपल एंगल बोलेंगे टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा, मेरे कहने का मतलब टेन अल्फा, यानी अगर मुझे एंगल ढूंढना है नेट एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, तो कितना आएगा, सिंपल लिखूंगा मैं, टेन अल्फा मेरे पास आ जाएगा कितना, ए सी अपॉन ए टी। तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा वो एंगल है जो नेट एक्सेलरेशन बना रहा है किससे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। ठीक है, याद रखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट के कहलाऊंगा, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया। तो ऐसे में वैल्यूज ढूंढ सकता हूँ। तो सबको समझ आएगा सारे फॉर्मूलेज, यस और नो बेटा, सब क्लियर है सर्कुलर मोशन का, यस और नो। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बड़े बहुत बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बेटा। बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे, बाकी बच्चे कहाँ चले गए बेटा, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। लाइक, सबने लाइक किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपके फेवरेट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है रेनमैन प्रॉब्लम। चलिए अब हम बढ़ेंगे बेटा आगे, रिवर बोट और रेनमैन प्रॉब्लम पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बढ़ेंगे आगे बेटा रिवर मैन और रेनमैन प्रॉब्लम पे, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया हमारा कुछ टॉपिक्स, लेट मी चेक। ये सारी स्लाइड्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक पे कुछ ही देर में। ओके, तो चेक करते रहिएगा। चाहिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम ध्यान से। चलिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, अब हम सीखेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। स्टूडेंट क्या होता है इसमें, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पिक्चर से ही समझ में आ जाएगा आपको, कि सपोज मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। सपोज अगर रेन जो है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये नीचे ही आ रही है। कहने का मतलब किसी स्पीड से आ सकती है, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अगर रेन आ रही है नीचे, ये आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी हम देख रहे हैं बारिश नीचे आ रही है। और सपोज ये मैन है, ये मैन किसी स्पीड से भाग रहा है, तो इसको क्या दिखेगा कि रेन कैसे आ रही है, इसको ऐसे दिखेगा कि रेन आ रही है वर्टिकल से कुछ एंगल बना के, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैंने आपको क्लास में बताया था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फॉर्मूला आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब वेलोसिटी ऑफ मैन तो इस डायरेक्शन में, तो इस एक्सप्रेशन को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। यानी इसकी जो डायरेक्शन है, इस मैन की जो डायरेक्शन है, इसको अपोजिट करके अगर मैं रेन के साथ ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो नेट आएगा वो आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन का सम जब करते हैं नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन के साथ, तो इन दोनों का जो नेट वेक्टर आता है वही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो यही मैंने किया, ये वेलोसिटी ऑफ रेन तो नीचे ही था, सम कर दिया साथ में वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि कहाँ पे था, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि कहाँ पे है, आप देख सकते हैं सभी, वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इसका सम कर दिया मैंने इसको नेगेटिव करके। जब इसका नेगेटिव करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ माइनस ऑफ मैन, ये ऐसे ऐड हो गया। तो जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेट क्या आएगा आपके पास, ये। तो ये आपको देता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो प्रैक्टिकली तो रेन नीचे ही आ रही है, लेकिन भागते हुए इंसान को दिखेगा कि किसी एंगल पे आ रही है। तो यहाँ से अगर मुझे एंगल ढूंढना है तो मैं ढूंढ सकता हूँ, मुझे पता है ये साफ साफ मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो टेन थीटा क्या होगा, वी एम अपॉन वी आर। तो टेन थीटा वी एम अपॉन वी आर हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेन थीटा मेरे पास हो गया वी एम अपॉन वी आर। तो थीटा कितना हो गया मेरे पास, थीटा आ गया टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। तो क्योंकि आप देख सकते हो अगर अम्ब्रेला ये रखेगा, तो अम्ब्रेला तो ऐसे रखेगा ना,
क्योंकि इसको लग रहा है कि बारिश किसी वर्टिकल से, हम प्रैक्टिकली क्या था ऐसे आ रही थी, लेकिन इसको क्या लग रहा है बारिश किसी एंगल पे आ रही है, तो अम्ब्रेला भी उसी एंगल पे रखेगा ना, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपको दिख रहा है, ये आपको हैरी पॉटर वाला जेड दिख रहा है सभी को, ये हैरी पॉटर वाला जेड दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, तो बेटा ये थीटा, ये अगर थीटा था यानी जो रेन एंगल बना रही है वर्टिकल से वो थीटा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इतने एंगल पे वो रखेगा अम्ब्रेला को। ठीक है, सिंपल। तो ये हमने ढूंढ लिया स्टूडेंट्स, यही आपके पास आंसर है। सबको समझ आया यस और नो? बताइए बेटा जल्दी से, सबको समझ आया फिजिक्स मैराथन में, यस और नो? वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इतने एंगल पे ये इसको रखेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारे पास, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक और केस बनता है, क्या होता है कि प्रैक्टिकली, ऐसा होता है कि रेन जो है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि रेन जो है वो किसी एंगल पे आ रही है। रेन जब वर्टिकल से खुद ही कोई एंगल बना रही हो, ऐसा नहीं कि रेन सीधी गिर रही है नीचे ऊपर वर्टिकली डाउन, नहीं, ये किसी एंगल पे नीचे गिर रही है वी आर। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि मैन कितनी स्पीड से भागेगा, मैन कितनी स्पीड से भागेगा कि उसको ऐसा लगे, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो, उसको ऐसा लगे वर्टिकली डाउन आ रही है। तो सिंपल सी कंडीशन है। अब देखो इसके दो कंपोनेंट्स लूंगा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास वी आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा बेटा देखो ध्यान से, ये कंपोनेंट कितना हो गया वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो मैन कितनी स्पीड से भागे कि उसको ये लगे कि भाई, सिंपल, चलो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसके डायरेक्शन थोड़ी बदल लेते हैं, इससे क्या होगा कि हमें चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने में आसानी होगी। तो सपोज रेन ऐसे वर्टिकल से किसी एंगल पे आ रही है, ये थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया वी आर कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, दूर वाला जो होता है साथ वाला कोस, दूसरे वाला क्या होता है वी आर साइन थीटा। तो आपसे ये पूछ रहा है मैन कितनी स्पीड से भागे कि उसको लगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सिर्फ नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्लास में डिराइव करा दिया था, यहाँ पे मैं फिर कर देता हूँ डिराइव अगर आपको चाहिए तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है मेरे पास, दो कंपोनेंट्स में आया, आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है मेरे पास है वी आर साइन थीटा आई कैप है, और क्या है माइनस वी आर कोस थीटा जी कैप। और मैन कैसे जा रहा है, मैन तो आगे जा रहा है सिंपल, तो इसको लिख दूंगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप। तो बेटा रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि रेन तो किसी एंगल पे गिर रही है और मैन भाग रहा है, मैन को ये चाहिए कि मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखे कि रेन मेरे ऊपर गिर रही है सीधी, ये दूसरा केस है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके आई आई वाले कंपोनेंट को देखूंगा, तो आई कंपोनेंट कौन कौन सा है, माइनस वी एम, वी आर साइन थीटा वी एम आई कैप, ये क्या है माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। तो अगर क्या हो जाए कि अगर इसका आई कंपोनेंट जीरो हो जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन में अगर आपके पास आई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, फिर बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी रेन प्रैक्टिकली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी वी आर तो ऐसे किसी किसी एंगल, मतलब ऐसे यहाँ पे किसी एंगल पे गिर रही है, रेन किसी एंगल पे आ रही है, आप देख सकते हो ना यहाँ पे, यहाँ देखो वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन किसी एंगल पे आ रही है, और जब मैं भागूं तो मुझे ऐसा दिखे कि रेन मेरे सिर पे गिर रही है सीधी, तो उसके लिए सीधी गिरने के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा, यानी माइनस जे कैप। तो मुझे ऐसा लगेगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका ये कंपोनेंट तो है ही नहीं, सिर्फ माइनस जे कैप है, तो मुझे ऐसा लगेगा, क्या लगेगा मुझे, ऐसा लगेगा कि बारिश सीधी मेरे ऊपर गिरी है। सब एग्री करते हैं यस और नो, सब एग्री करते हैं यस और नो, सब एग्री करते हैं यस और नो? तो ये आ गया मेरे पास वी आर, फाइनल आंसर में, थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गया वी आर साइन थीटा माइनस वी एम को जीरो कर दो। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ यानी आई कंपोनेंट रहा ही नहीं, पार्टिकल सीधा माइनस जे पे आ रहा है, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ जाएगा वी आर साइन थीटा के बराबर, सिंपल। तो आप इतनी स्पीड से भागोगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन जो कि किसी एंगल पे गिर रही थी इनटू साइन थीटा, आपको ऐसे लगेगा कि बारिश सीधी गिर रही है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है रिवर बोट प्रॉब्लम, या हम बोल सकते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम, और इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यस और नो? फुल एनर्जी मुझे चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर हमारी फिजिक्स मैराथन कंप्लीट होने वाली है। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया बेटे, यस।
फिजिक्स मैराथन कंप्लीट होने वाली है। हमने शुरू से वेक्टर से चालू किया और आज मैंने प्रोजेक्टल मोशन में आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज जो क्लास में कराए थे वही नहीं, डिफरेंट फॉर्मूलाज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया कि ऐसे तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वो भी आप पीडीएफ से देख सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। लेकिन याद रखना, अगर टिप्स एंड ट्रिक्स याद भी नहीं है ना तो वो भी एक्चुअली एक डेरिवेशन ही है, आपको कॉन्सेप्ट ग्रैस्प होना चाहिए। चलिए फुल पावर के साथ इस मैराथन को एंड करते हैं विद लास्ट टॉपिक, रिवर बॉट प्रॉब्लम। रिवर बॉट प्रॉब्लम, चलिए अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें रिवर बॉट प्रॉब्लम में। अगर आपके पास एक रिवर है, ओके, यू आर हैविंग अ रिवर, और रिवर चल रही है किसी यू स्पीड से, लेट मी मार्क द थिंग्स हियर। अगर आपके पास एक रिवर है और रिवर किसी यू स्पीड से फ्लो कर रही है, ओके, लेट मी टेक दिस थिंग। हाँ बेटा अनिकेत, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो कुछ ही देर में आएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेंगे बेटा, ओके, 10 से 15 मिनट लगेंगे, या 25 मिनट्स भी लग सकते हैं, तो आधे घंटे के अंदर अंदर उसमें सारा कुछ आ जाएगा, आप क्लिक करोगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अभी कोई स्टूडेंट जाएगा नहीं, एंड में हम सभी थैंक यू स्लाइड मैं बताऊंगा आपको और फिर हम वीडियो ऑन करेंगे और उसी का मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और उसी पे आपको दिख जाएगा वीडियो पे, ठीक है। चलिए नो वरीज, अभी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो सपोज रिवर जो है किसी यू स्पीड से फ्लो कर रहा है, रिवर कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, यू मीटर पर सेकंड से, फाइन। अब क्या हो रहा है कि एक मैन है, उसकी, सपोज मैं बोट नहीं ले रहा, मैं मैन ले रहा हूं, तो मैन वांट्स टू स्विम इन द रिवर। तो मैन जो है किसी स्पीड से स्विम करता है रिवर के अंदर, उसकी स्पीड जो है वो वी स्पीड है, ओके। तो मैं बोलता हूँ वी क्या है, वी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। ओके, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और रिवर कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है कितनी स्पीड से, यू मीटर पर सेकंड से, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का जो साथ वाला कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आपको पता है सभी को, कितना हो जाएगा, वी cos थीटा। और जो दूर वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वी sin थीटा, ठीक है। वी cos थीटा तो रिवर को क्रॉस कराएगा, क्योंकि आप जानते हो ये दैट द विड्थ ऑफ द रिवर इज हाउ मच, इट्स डी। और विड्थ के अलोंग जो स्पीड का कंपोनेंट है, सॉरी, विड्थ के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है, वी cos थीटा। तो जो विड्थ के अलोंग होगा वही तो इसको आगे लेके जाएगा ना, ठीक है, जो विड्थ के अलोंग होगा वही तो इसको आगे लेके जाएगा। तो मैं बोलूंगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आ जाएगा इसमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उस डिस्टेंस के लॉन्ग स्पीड कितनी है, वी cos थीटा। तो ये तो आ गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग इस केस में, ठीक है। अब क्या होगा अगर इसके पास, रिवर के पास यू स्पीड है, और देखो मैन की एक स्पीड का कुछ इफेक्ट यानी कंपोनेंट वी sin थीटा वो रिवर की स्पीड के अगेंस्ट है, तो रिवर इसको पूरा नहीं ड्रिफ्ट कर पाएगा, यानी घसीट नहीं लेके जाएगा, पूरा नहीं घसीट सकता, थोड़ा सा घसीट पाएगा, जिसके कारण ये पार्टिकल एक्चुअली मानो जाना तो यहाँ से यहाँ चाहता होगा पर पहुंच क्या गया, यहाँ पहुंच गया। और ये डी क्या है, इसमें ड्रिफ्ट है, डी क्या है, ड्रिफ्ट। तो हमें अगर ड्रिफ्ट ढूंढनी हो तो हम ड्रिफ्ट कैसे ढूंढेंगे, आइए समझते हैं। ड्रिफ्ट कैसे आएगा, ड्रिफ्ट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, स्पीड। अब इस डायरेक्शन के अलोंग स्पीड कौन सी है, यू, यू नहीं है खाली, पीछे क्या है, वी sin थीटा। तो मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन के अलोंग जो यू एक्स है वो कितना है, यू, जो कि रिवर की स्पीड, अगर खाली रिवर लेके जाता तो यू लिखता खाली, लेकिन अब क्या है, पीछे कम होगी। अगर ये 5 है तो वी sin थीटा मान लो 2 आता है तो नेट कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यू एक्स कितना है, यू माइनस वी sin थीटा। तो ये स्पीड है ड्रिफ्ट के लोंग, तो ये स्पीड इस पार्टिकल को रिवर के अलोंग मतलब ऐसे फ्लो कराएगी रिवर के अलोंग, तो ड्रिफ्ट जनरेट कर देगा, पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। जाना सपोज यहाँ से इसने जर्नी चालू की थी, यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ नहीं पहुंचा, इस u माइनस वी साइन थीटा के कारण ये यहाँ पहुंच गया। लेकिन सोचो अगर वी साइन थीटा होता ही ना, यानी पार्टिकल अगर सीधा जाता तो वो कहाँ पहुंचता, तो वो यहाँ भी नहीं, वो कहीं और पहुंच जाता, ड्रिफ्ट और ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस यानी ड्रिफ्ट कितना हो गया मेरे पास, यू एक्स, और टाइम में यही लूंगा टी। तो कितना है आंसर, u माइनस वी साइन थीटा इंटू करेंगे क्या, d अपॉन वी cos थीटा। ये हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे बता दिया, हालांकि मैंने आपको 2 केसेस बताए थे वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो सपोज अगर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर देखना हो तो अभी हमने डिराइव किया कितना होता है, d अपॉन वी cos थीटा। d क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी, जो रिवर की विड्थ के अलोंग है, तो वो कौन सी है, cos थीटा कंपोनेंट। अब ड्रिफ्ट क्या है, अगर बिल्कुल सामने जाना था सामने नहीं गया, दूसरे एंड पे दूसरे किनारे पे कहीं दूर चला गया ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट कैसे आएगी, उस ड्रिफ्ट के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग स्पीड वो कितनी थी, रिवर की स्पीड, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी एंगल पे जा रहा है तो रिवर की स्पीड से कम हो जाएगा, u माइनस वी cos थीटा, सॉरी u माइनस वी sin थीटा, ओके। तो वो स्पीड इनटू टाइम टेकन, तो ड्रिफ्ट हो गया। अब बेटा केसेस आते हैं। केस क्या आता है कि सपोज, ये देखो ध्यान से बेटा, प्लीज ध्यान से देखिए, इधर लास्ट केस रह गया। सपोज हमारे पास ये आता है कि ये मेरे पास रिवर है और इसकी विड्थ कितनी है मेरे पास, डी विड्थ है, और मैं चाहता हूं कि मैं
चाहता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ जर्नी अपनी और मैं एंड करूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं ग्रीन पे एंड करूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे जस्ट ग्रीन पे ही पहुंचना है, मुझे ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पानी मुझे घसीट कर या ड्रिफ्ट करके कहीं ले जाए। तो मैं अपनी स्पीड जो है यानी वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको किसी एंगल पे रखूंगा। ठीक है, और इसी कारण मेरे दो कंपोनेंट्स होंगे। एक ये वाला कंपोनेंट होगा, आप जानते हैं, वी एम आर साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, वी एम आर कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, अगर रिवर फ्लो कर रहा है, सपोज रिवर इज फ्लोइंग विथ यू मीटर पर सेकेंड, तो रिवर की जो स्पीड है, अगर मेरा जो कंपोनेंट है जो रिवर की स्पीड के अगेंस्ट है, अगर वो उसको बैलेंस कर लेता है, तो रिवर मुझे शिफ्ट नहीं कर पाएगा, मैं सीधा वी कोस थीटा से आगे चला जाऊंगा। सुना अच्छे से? तो मैं बोलूंगा वी एम आर साइन थीटा बराबर क्या हो गया, यू। अगर मेरे पास ये थीटा में रखूं, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा कितना होगा, velocity of the river with respect to ground upon velocity of man with respect to river, यानी velocity of man in still water। तो थीटा कितना आ गया, अगर इतने एंगल पे मैं रिवर की विड्थ से इतने एंगल पे मैं डाइव करता हूं अंदर पानी के, तो मैं बोलूंगा दैट इज साइन इनवर्स u अपॉन वी एम आर। से अगर मैं डाइव करता हूं तो मैं बोलूंगा मैं जस्ट डायरेक्टली ग्रीन पॉइंट पे पहुंचूंगा, डायरेक्टली ग्रीन पॉइंट पे पहुंचूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से चालू किया तो पानी मुझे घसीट के यहाँ ले जाएगा, कुछ ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वो एंगल आ गया जो हमको ढूंढना था। अगर आपको इस रेड पॉइंट से डायरेक्टली ग्रीन पॉइंट पे पहुंचना है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस है, तो इसमें टाइम ढूंढना है। तो टाइम तो आपको पता ही कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी है, वी एम आर कॉस थीटा। तो वी एम आर कॉस थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आ गया केस आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कंडीशन यानी एंगल और टाइम टेकन भी। चलो ये भी हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हो चुका है, अब हम देखेंगे शॉर्टेस्ट टाइम टेकन, लास्ट केस। तो अगर सपोज आपके पास विड्थ ऑफ रिवर दे रखा हो, ये रहा विड्थ ऑफ रिवर आपके पास स्टूडेंट्स, ये रहा विड्थ ऑफ रिवर, ये मैंने बोल दिया डी इज द विड्थ ऑफ रिवर, और रिवर फ्लो कर रहा है किसी वी आर स्पीड से। मैं यू ले लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, यू मीटर पर सेकंड से। अब अगर आपको बोलेगा कि भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप यहाँ से चालू करो और यहाँ पहुंचो, आप कहीं भी पहुंचो, बस मिनिमम टाइम लो। टाइम क्या चाहिए, कम से कम टाइम में बस क्रॉस कर जाओ रिवर को। आप चाहे यहाँ से चालू करो, यहाँ पहुंच जाओ, इतना दूर ड्रिफ्ट, यहाँ नहीं पहुंचे आप, है ना? तो कोई आपको नहीं बोल रहा कि आपको ग्रीन पॉइंट पे पहुंचना है, नहीं। आपको क्या कह रहे हैं, आप कहीं भी पहुंच जाओ, दूर चले जाओ, कोई ड्रिफ्ट जितना मर्जी हो, कोई टेंशन नहीं है, मिनिमम टाइम में पहुंचो। तो कुछ नहीं करना, जो स्पीड है आपकी, यानी जितनी स्पीड से मैं पानी में डाइव करूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगी, वो सीधी कर दो आप बिल्कुल रिवर के अलोंग। तो आपको रिवर के अलोंग नहीं, मतलब रिवर के परपेंडिकुलर, विड्थ के अलोंग। तो जब आप विड्थ के अलोंग कर दोगे तो रिवर आपको बहुत दूर तो ले जाएगा, दैट्स फाइन, लेकिन आप क्या होगा, आप टाइम मिनिमम लोगे। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सा डिस्टेंस, विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर के अलोंग जो आपकी स्पीड है, वो सारी एनर्जी आपने वहीं कंसंट्रेट कर दी। तो क्या बोलोगे, वी एम आर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो जो 10 मीटर पर सेकंड, मानो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, अगर आप किसी एंगल पे जाते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपकी कुछ इफेक्ट तो रिवर के विड्थ के अलोंग होता, कुछ इफेक्ट जो रिवर की जो स्पीड है उसको कैंसिल करता, ताकि आपका ड्रिफ्ट मिनिमाइज हो, है ना? लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपने सारी एनर्जी सीधी विड्थ के अलोंग कर दी, यानी अब रिवर आपको लेके तो कहीं और चला जाएगा, लेकिन आप पहुंचोगे जल्दी। तो मिनिमम टाइम हो गया ये है शॉर्टेस्ट टाइम का केस। दिस इज द केस फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सभी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। हमने शुरू किया था लेट्स चेक फास्ट सुपरसोनिक स्पीड से, देखेंगे हम। हाँ बेटा, फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, वो मैं क्लास में प्रिंट हार्ड कॉपी भी दे सकता हूँ आपको। तो बेटा, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट व्यू रख लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या क्या सीखा, स्केलर एंड वेक्टर सीखा, वो कंप्लीट हो गया। लाइक करते जाइए, बस आप तो लाइक करते जाइए। स्केलर एंड वेक्टर सीखा हमने, टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखा हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर सीखे हमने, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद रियल नंबर सीखा हमने। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला रिवाइज किया, डिफरेंट केसेस देखे। फिर उसके बाद हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखे। उसके बाद हमने डिफरेंट केसेस देखे, कोसाइन रेशियोज देखा, क्वेश्चन किया, मोशन प्लेन का इंट्रोडक्शन देखा, प्रोजेक्टल मोशन के फॉर्मुलाज देखे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स विद इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सीखे, कुछ नई बातें भी सीखी। उसके बाद हमने ये सीखा कि कुछ एंगल्स होते हैं 30 60, जैसे इसमें रेंज सेम होता है। फिर हमने
हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हम कर ही चुके थे। इसके बाद बेटा हमने फिर एक केस देखा जिसमें सब जगह अगर हाइट सेम है तो रेंज किसकी ज्यादा होगी, जिसका कंपोनेंट यू स्पीड ज्यादा होगी, वो भी हमने देख लिया बेटा। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन किया, फिर क्वेश्चन किया, फिर सर्कुलर मोशन देखा। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी हमने देख लिया बेटा। एंगुलर वेरिएबल्स देख लिए, रेडियस कर्वेचर देखा, दो क्वेश्चन किए, यूसीएम और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी देख लिया। फिर हमने डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला रेनमैन प्रॉब्लम देखा, रिवर बोट प्रॉब्लम देखा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम भी देख लिया। स्टूडेंट्स, यही था आज की क्लास के लिए। आपके पास कुछ शीट्स खाली हैं आपके लिए, बहुत सारी शीट्स हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस फिजिक्स मैराथन। और अब हम एक व्यू लेंगे यहाँ पर, सिंपल व्यू। एडजस्ट व्यू करूंगा मैं और मैं लिखूंगा टाइल्ड व्यू सभी के लिए। सभी स्टूडेंट्स शायद तक आ गए होंगे इसमें। हमारे पास टोटल 21 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 व्यू सही रहेगा हमारे पास। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप सभी आप इफ यू वांट यू कैन ऑन द कैमरा एंड लाइक वी कैन गो टेक डू बाय टू ईच अदर, बाय बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ओके, इट्स फाइन, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स। हम चलते हैं बेटा, टेक केयर। सबको समझ में आया ना, यस और नो? चलिए बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अनिकेत, बाय बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लीव कर सकते हैं, नो वरीज, आप लीव कर सकते हैं सेशन को। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय। चलिए स्टूडेंट, सेशन लीव कर सकते हैं आप प्लीज, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।